मैं कहूँ कि माइंडसेट को अगर डिफाइन करना है तो यू शुड नो वाई, क्यों करना है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ें पता रहेगी कि मुझे ये करना क्यों है, जितना उस लेवल का जज्बा रहेगा आप उतना मेहनत करो। किसी चीज़ में भी हो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और ग्रोथ करो, तो अपने आप से वाई हमेशा पूछते रहो, क्यों क्यों और क्या। एक्सप्लेन करो माइंडसेट के बारे में कि एक इंसान अपना माइंडसेट कैसे पॉजिटिव करता है, एक इंसान अपना माइंडसेट वहीं रहता है। मतलब हाउ विल यू एक डिफाइन। मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊँ, हाँ। बहुत छोटी सी। एक इंसान बहुत ज़्यादा दारू पीता था, बहुत ड्रिंक, बड़े एक्सेस लेवल पे। उसके 2 बच्चे थे। गुरुजी हमारे पॉडकास्ट पे पहले क्या कौन सा था, भांग की बात हुई, अब दारू की बात हो रही है। इसने भी ये चीज़ क्लेम किया था कि सर हमें इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, बट उन्होंने कंप्लीट करके बिल्डर्स ने नहीं दिया। एंड बिल्डर्स का भी कुछ क्लेम था कि सर हमारी क्या मजबूरी है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वो रेडी करके नहीं। मतलब ओवरऑल बहुत सारे बायर्स का पैसा इसमें नुकसान हुआ था। आई थिंक आपने वो स्पीच देखा है कि नहीं। मैं बताता हूँ आपको इसमें होता क्या है। एक बिल्डिंग को बनने में या तो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को बायर करता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गए कि जैसे कि आपने लेआउट बता दिया अपने इंजीनियर्स को बुला करके चीज़ें, अब आपने किसी कंपनी को, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है, उनको दिया कि मैं आपको इतना प्रोजेक्ट है मेरा, ये आपको बना करके रेडी कर। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, रुद्र भाई, अभी मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। अभी जब कैमरा हमारा ऑफ हुआ था, सो यू आर टेलिंग अबाउट द इंटेंट कितना मैटर करता है इंसान के लाइफ में। पता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में आप बोलोगे बहुत हल्के लगेंगे, जब आप उन्हें हिंदी में बोलोगे तो बहुत भारी पड़ा लगेगा। इंटेंट को हम बोलते हैं नियत। वर्ड है नियत। किसी भी चीज़ को होने के लिए आपने देखा होगा, मैंने रियल एस्टेट फील्ड में देखा है कि सेम बिल्डर है, सेम इंसान है, उसके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, और उसका एक प्रोजेक्ट एक ही शहर के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा। ठीक है कि भाई या फिर अलग अलग बिल्डर है, आमने सामने है, एक की चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, एक की नहीं चल रही है, तो वहाँ खेल कहीं ना कहीं नियत का आता है। सो रुद्र भाई, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। एंड मैं बहुत अच्छा लग रहा। एंड मतलब एक भाई वाली वाइब आ रही है। लिटरली ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं प्रोफेशनली शूट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। लाइक बचपन आपका कैसा रहा था? बचपन और सभी चीज़ तो मेरी बहुत अच्छी रही है, टू बी ऑनेस्ट। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ को हाइप देने के लिए कुछ झूठ बोलूँ, नहीं। एक फैमिली, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक रहा मेरा। और पढ़ाई मैंने अपनी मेरिट से करी है। फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, सो हम बहुत टाइम पहले मेरिट आ गए थे, तो मेरिट से मैंने अपनी स्कूलिंग एंड कॉलेज सब वहीं से किया है। देन उसके बाद फिर मैं नोएडा शिफ्ट हो गया था। ओके मैं पहले नोएडा शिफ्ट हुआ था 2016-17 में। ओके मैं और मेरा दोस्त, हमने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था, एक कंपनी स्टार्ट की थी हमने, हाईटेन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी। तो वो बेसिकली थी हमारी सिक्योरिटी कंपनी, मैन पावर वगैरह जो सिक्योरिटी लगाते हैं उस चीज़ के लिए। तो वहाँ हमने काफ़ी उस चीज़ में स्ट्रगल किया, बट वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर वो 8-9 महीने बाद वो हमने चीज़ अपनी बंद कर दी। देन फिर उसके बाद मैं, फैमिली बैकग्राउंड मेरा गवर्नमेंट जॉब से रहा है। मेरी फैमिली, अगर मैं ऑल ओवर अपने पूरे परिवार की बात करूँ, तो गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिक्स और बिजनेस, ये 3 चीज़ें हैं, तीनों सेक्टर में है। तो मेरे फादर भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे बड़े भाई रियल ब्रदर वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। सो कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि गवर्नमेंट वाला फील्ड है तो गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। बट पढ़ाई में मैं ठीक था, लेकिन मेरा खुद का मन गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का कभी भी नहीं था। वो इंडियन यूथ का ये होता है, हाँ 90% लोगों का। हाँ। सो टेल मी, बचपन की कुछ ऐसी यादें जो अभी तक आपको याद है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ मेरे साथ सारी चीज़ पॉजिटिव ही रही है। और जो अभी तक मेमोरेबल है। कुछ ऐसा हुआ आपके बचपन में, कुछ इंसिडेंट? एक इंसिडेंट मुझे अब तक याद है। मैं एक बार होली पे जो हम अपने गांव में थे, तो मैंने अपने पड़ोस में गया था मैं किसी के यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे भांग पिला दी थी। ओके। तो वो फिर मैं बहुत छोटा था जब, आई वॉज लाइक कि 10 साल का, अच्छा। 10 या 11 साल का रहा हूँ मैं। तो जब मैंने भांग पी तो मैं घर आया अपने वापस, तो मेरे चाचा थे, तो मैं उनको उनका नाम लेकर के बुला रहा था, सबको, बड़े जितने भी थे, ओ सुन इधर आ, ये वो। और फिर हंसी भी बहुत आ रही थी इस चीज में। ओके। तो वो समझ गए थे कि हाँ इसे आज किसी ने कुछ पिला दिया है, क्योंकि 10 साल में पता नहीं होता ना हमको कि हम क्या पी रहे हैं, भांग क्या पता, कुछ नहीं। लेकिन तो वो एक इंसिडेंट है जो अब तक मुझे याद है, मेरे परिवार को याद है चीजें।
ये एक इंसिडेंट बहुत फनी रहा है मेरे साथ। ओके, तो मतलब अच्छा था ये, हाँ। मेमोरेबल। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो हम रियल एस्टेट पर बात करेंगे। हाँ। सो टेल मी, अगर आपको सिंपल वे में रियल एस्टेट बिजनेस का डेफिनेशन देना होगा तो हाउ विल यू डिफाइन? देखो, एक सिंपल चीज़ है, इस वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें, रियल एस्टेट, तो सबसे पहला वर्ड आता है उसमें रियल। रियल मतलब समझते हैं कि असली, बिल्कुल प्योर, ठीक है। तो रियल एस्टेट, अब नाम यूनिक दे दिया गया कि रियल एस्टेट बेसिकली ये होता क्या है कि कोई भी इंसान छोटे मोटे घर बनाए, प्लॉटिंग करे, बड़ी बड़ी सोसाइटीज देखते हैं, हाई राइज वगैरह, वो सब एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट होती है। ओके, ये एक बहुत इसकी छोटी सी सिंपल एक लैंग्वेज है कि जो भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, वो एयरपोर्ट बने, कुछ भी बने, वो कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट की ही कैटेगरी की सब चीज़ें होती हैं। ओके। सो हाउ डू यू केम टू दिस इंडस्ट्री? आप कैसे रियल एस्टेट बिजनेस में आए? ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। रियल एस्टेट का मेरा कोई मन नहीं था, ओके, लेकिन एक चीज़ होती है कि हम चाहते हैं कहीं और जाना, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर होता है। मैंने रियल एस्टेट की स्टार्टिंग करी थी अब से 3.5 साल पहले लगभग, लेकिन मैं फुल टू जो बोल पाऊंगा कि हाँ मैं बहुत अच्छे से फोकस कर रहा हूँ, वो पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले जो 1.5 साल था वो मेरा ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ थी। जब मैं यहाँ नोएडा शिफ्ट हुआ अपनी शादी के बाद 2021 में, प्रॉपर फैमिली अलग करके, सो तब मैंने चीज़ की स्टार्टिंग करी। तब मुझसे कुछ लोग बोलते थे, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक स्ट्रगल ये किया था कि रेंट पे जब फ्लैट लेते हैं हम, तो ब्रोकर्स जो होते हैं, ब्रोकर आपको कोई फ्लैट दिखाएंगे, उस फ्लैट की कमियां नहीं बताएंगे, उनको अपनी ब्रोकरेज से मतलब होता है। तो वो उस चक्कर में क्या करते हैं कि आपको जो जैसा फ्लैट लगता है ठीक सूटेबल, वो आपके लिए बुक कर देते हैं कि ठीक है ये आपके लिए अच्छा है, ब्रोकर के लिए। लेकिन तब मैंने जो वहाँ पे चीज़ एक्सपीरियंस करी थी, जो मैंने फेस किया था कि यार नहीं, ये कहीं ना कहीं बाद में जब मुझे पता चला, क्योंकि जो मैंने अपनी पहली शिफ्टिंग की थी, जो मैंने अपने पहले फ्लैट इसमें मैं रेंट पे आया था रहने के लिए, वो मैंने 8 से 9 महीने में मैंने खाली कर दिया था। ओके, उसके बाद जो मैंने दूसरा फ्लैट जहाँ शिफ्ट किया था, वो मैंने खुद से रिसर्च करके किया था। देन वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने शिफ्ट किया, तब मैं और लोगों से जुड़ा यहाँ आसपास, और ब्रोकरों से जुड़ा, तो ये चीज़ समझ में आई कि हाँ ये अर्निंग सोर्स भी अच्छा है। तो तब मैंने ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ पे तब स्टार्ट करी थी मैंने बहुत टाइम पहले, कि मुझे किसी ने बोला, ऐसे आपने मुझे बोल दिया, आप लोगों ने, कि यार वहाँ रह रहे हो, आप कोई फ्लैट है रेंट पे दिलवा दो, कि हाँ फ्लैट है मेरे पास। तो मैं सोसाइटीज़ के ग्रुप में ऐड हुआ लोगों के साथ। वहाँ ग्रुप में आती थी कि भाई कोई जो ग्रुप में ऐड होते हैं रेजिडेंट्स जिनके फ्लैट होते हैं, कि भाई मेरा फ्लैट मैं खाली कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको रेंट आउट ऑफ करा दे। या फिर कोई ऑलरेडी रेंट पे रह रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस डेट को रेंट पे खाली होने वाला है, तो नेक्स्ट। तो वो चीज़, मतलब ये प्री प्लान नहीं था आपका? हाँ, ये मेरा प्री प्लान नहीं था। ओके, मुझे इंटरेस्ट था ऑल दो इस चीज़ में, इस चीज़ के बारे में पढ़ना, जानना, बिल्डिंगों को देखना, बट वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं हाँ वो डायरेक्शन नहीं थी। सो ये चीज़ फिर मैं बिलोंग करता हूँ जेवर से। ओके, आपने सुना होगा जेवर एयरपोर्ट जहाँ बन रहा है, बहुत बड़ा हब है। राइट। तो मेरी फैमिली में ऑलरेडी रियल एस्टेट में है कुछ लोग, मेरे ब्रदर वगैरह, मेरे कज़न वगैरह। तो तब से फिर मैंने वो चीज़ स्टार्ट करी, और करते करते फिर मैं इन चीज़ की नॉलेज ली, फील्ड वर्क भी किया। ओके, तो बेसिकली अब मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट जहाँ रहता हूँ, मैं इधर ही चीज़ों को अपने एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चीज़ों को अपनी बिल्ड कर रहा हूँ रियल एस्टेट की। ये मेरी चीज़ है। ओके, ये तो आपकी जर्नी थी। हाँ। एंड इफ आई आस्क यू कि अगर किसी इंसान को रियल एस्टेट बिजनेस में आना है एंड दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करना है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? ये बहुत सिंपल है। रियल एस्टेट फील्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए करने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये नहीं है कि आपको कोई दूसरा बिजनेस जैसे लोग स्टार्ट करते हैं, तो उनका क्या होता है कि एक अमाउंट चाहिए होता है, एक पूरी टीम बनाओ कि इतना अमाउंट हमारा इन्वेस्ट होगा, ये चीज़ है। रियल एस्टेट का बहुत सिंपल है, अगर आपके अंदर फील्ड वर्क करने की क्षमता है, आपके अंदर कैपेसिटी है वो वाली कि हाँ आप फील्ड में अपने आप को झोंक सकते हो, आप रियल एस्टेट को कर सकते हो। आपके अंदर जुनून चाहिए। रियल एस्टेट का एक बहुत सिंपल फंडा है, जितना आप फील्ड वर्क करोगे, सुबह उठो, जाओ साइट्स पे जाओ, जहां आपको जिस एरिया में काम करना है उस एरिया में काम, एक पर्टिकुलर एरिया। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो लोग नए आते हैं, कभी भी अगर आप किसी भी फील्ड में ना, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप एंट्री करोगे ये सोच करके कि यार ये काम ऐसा है और इससे इतना पैसा आ जाएगा, हम ये हो जाएगा तो इतना पैसा आएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं ये मानता हूँ कि वो काम के सक्सेस होने के चांस आप पहले कम कर चुके होते हो।
किसी भी काम को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए ना आपका इंटेंट चाहिए होता है राइट। कि यार ये अभी मेरे पास इससे कुछ अर्निंग हो या ना हो, मैं इसमें किस हद तक अपने आप को झोंक सकता हूँ और किस हद तक मैं इसमें जा सकता हूँ। मतलब ग्राउंड लेवल पर उतर कर आप चीज़ों को सीखो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग पहले से इस फील्ड में हैं उनके साथ बैठो, उनके साथ चीज़ों को सीखो। अगर आपको रियल एस्टेट में आना है, मैं इसे डिवाइड करता हूँ कैटेगराइज करके। आपको कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है कि भाई मैं 12th पास हूँ, मैं 10th पास हूँ, या फिर मेरा मैं नेक्स्ट MBA। क्वेश्चन ही यही था कि डिग्री क्या इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के लिए। अच्छा, ठीक है, वो ऑलरेडी कवर अप हो गया। सो इसमें कोई डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 10th पास हो, आप 12th पास हो, आपने जो भी कुछ पढ़ाई कर रखी हो, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है, आप जाओ। बहुत सारी कंपनियां हैं, आप वहां जाओ, उनसे कहो, जा करके उनसे मिलो, बात करो। इसमें एक चैनल पार्टनर्स भी होते हैं। एक तो होते हैं डेवलपर। डेवलपर हो गए, आप है डेवलपर, सपोज कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ये बिल्डिंग आपकी है, आप हो गए डेवलपर, चीजों को डेवलप करने के लिए बिल्डर हो गए आप, है ना। अब आते हैं एक चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर लाइक जैसे कि मैं काम करता हूँ, मैं किसी एक बिल्डर के साथ काम नहीं करता हूँ, अलग अलग बिल्डर के साथ काम करता हूँ चीजों में, उनकी प्रॉपर्टी को जानता हूँ, चीजें करता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि या तो आप डायरेक्ट बिल्डर के ऑफिस में जाएं, वहां उनसे जुड़े, उनके प्रोजेक्ट जो लॉन्च होते हैं उनकी टीम के साथ जुड़ेंगे, आप फील्ड वर्क करेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट आ रहा है, आप पर्टिकुलर एक कंपनी के साथ जुड़ गए तो उसके प्रोजेक्ट को आपको सोल्ड आउट करना है, ठीक है, सेल करनी है आपको, तो वहां से आप लेंगे। या फिर आप चैनल पार्टनर्स के साथ जाओ, उनके साथ जाकर के सीखो आप। ये दो ही तरीके हैं। फ्रीलांसिंग अगर आपको करनी है कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं नए लेवल पे एंट्री करूं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी। आप फील्ड वर्क कर लोगे, आपने फील्ड वर्क करके एक तो आपको चुनना पड़ेगा अपना एक सेक्टर पर्टिकुलर, आप अपने आप को एक्सप्लोर तब करो रियल एस्टेट में। इसमें भी सेक्टर्स डिवाइडेड होते हैं। हाँ, सेक्टर डिवाइडेड होते हैं इसमें। लाइक एक हो गया रेजिडेंशियल, जहाँ लोग रहते हैं, फ्लैट रहने वाला, एंड सेकंड इज आई थिंक कमर्शियल। कमर्शियल हो गया, ठीक है, ग्रुप हाउसिंग हो गई, और आईटी सेक्टर्स के लिए चीजें हो गई, वो कमर्शियल कैटेगरी में आ जाता है कि हाँ एक कमर्शियल पर्पस है, कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर ही आईटी सेक्टर्स वगैरह कंपनी आ रही है, ठीक है। तो आप फिर विला वाला कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ विला बनते हैं। फिर एक प्लॉटिंग भी है, जैसे प्लॉट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग इसमें सेक्टर है कि भाई मुझे करना किस चीज में है। ओके, बट रुद्र भाई, व्हेन इट्स कम्स टू इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल रियल एस्टेट हो गया एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट हो गया, बट अगर सपोज दैट आई एम अ बिगनर, या फिर मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अगर कमर्शियल रियल एस्टेट में मैं इन्वेस्ट करूँ या फिर रेसिडेंशियल में, क्या बेनिफिट हो सकता है? देखो, एक चीज है, जो तीन चीजें हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और प्लॉट। ओके। रेजिडेंशियल को जब आप यूज करते हैं तो वो होता है इन्वेस्टमेंट, वो भी है जहां आप रहते हैं। ऑलमोस्ट लोग रेजिडेंशियल में जब इन्वेस्ट करते हैं तो 60 to 70% लोग एंड यूजर होते हैं। एंड यूजर मतलब जिनको खरीद करके रहना है, यूज करना है फ्लैट। प्लॉट कॉन्सेप्ट जो होता है, प्लॉट में मेरा मानना ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग होल्ड करो, ताकि आपका पैसा आपको डबल ट्रिपल होकर के मिले। क्योंकि जितना पैसा आपका ग्रोथ प्लॉट में करता है वो और चीजों में नहीं करता है, ना वो रेसिडेंशियल में ना कमर्शियल। नहीं। प्लॉट का लाइक जब आप सिंपली लैंड बाय करके उसे छोड़ दो, ठीक है। तीसरी चीज, एक चीज भी तो और इम्पोर्टेंट है कि आपका लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। उसी पॉइंट पे आने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने आपका सवाल ऑलरेडी कर लिया था डिग्री का, तो आपने मेरा सब आंसर पहले बोल दिया इस बार। ठीक है, तो ये चीज है, किसी भी चीज को बाय करने के लिए कमर्शियल एक्टिविटी होती है। कमर्शियल आपने लिया, वो आपको रेंटल होता है, जिससे आपका कैश फ्लो बनता है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का, कमर्शियल में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से रेंट बहुत अच्छा आता है आपका, ठीक है। अब चीज क्या है, अगर आपका लोकेशन पिन पॉइंट हो। इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक बायर हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली होती है लोकेशन। आप जिस जगह रहने आ रहे हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे अपनी फैमिली के साथ, वो लोकेशन कैसी है, उसके आसपास एमिनिटीज सारी हैं नहीं है, ताकि मेरी फैमिली को दिक्कत ना हो। सेकंड, आप बाय करते हैं बिल्डर, कि जिस बिल्डर का मैं प्रोजेक्ट या फ्लैट ले रहा हूं, उस बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है, क्रेडिबिलिटी कैसी है, बिल्डर ने टाइम पे पोजीशन दी है या उसके प्रोजेक्ट होल्ड हो जाते हैं। ये दो चीज सबसे मस्ट है। ओके। तीसरा जो इसमें आता है, फिर आता है लेआउट, कि जहां मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, जो बिल्डर है उसका लेआउट कैसा है, जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसका लेआउट क्या है, okay. कैसा दिखने वाला है। क्योंकि आज की डेट में रियल एस्टेट की डेफिनेशन जो कोरोना से पहले थी और जो कोरोना के बाद है,
बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है जो मुझे लगता है हम्म, कि अब पहले जो लोग वाग इन्वेस्ट करते थे हम्म, वो फुल टू डिपेंड थे कहीं ना कहीं कि ब्रोकर कोई आएगा। पहले ब्रोकरों जो जो ब्रोकर्स थे, जो रियल एस्टेट एजेंट थे, हम्म, वो लोगों को इतना उन्होंने पागल कहीं ना कहीं बना दिया। हम्म, क्योंकि जो मैंने पहले वर्ड बोला था, इसका नाम है रियल एस्टेट, तो रियल चीज लोगों ने बहुत कम रखी, हम्म, तो लोगों का भरोसा बहुत उठा। उस चक्कर में रियल एस्टेट एजेंट्स का, ब्रोकर्स का, जो लोग अच्छे ऑनेस्टली से काम करते थे, उनका भी नाम खराब होता था इस चीज में। पहले लोग इतने एजुकेट नहीं थे। अब सोशल मीडिया के थ्रू कोई, आप अगर एक फ्लैट बाय करने जाओगे हम्म, तो सोशल मीडिया पे आज की डेट में इतनी नॉलेज है, आप गूगल कर लोगे, सारी चीजें सब आपको चीज मिल आप, जाएगी। जो एक आपको ब्रोकर बताएगा 30-40% वो आप ऑलरेडी जानते हो। तो आज की डेट में किसी भी बायर का पागल बनाना पॉसिबल नहीं है, नहीं है। और ना ये होना चाहिए, वरना ये वर्ड ही फिर अपने आप में गलत हो जाएगा, रियल एस्टेट। ट्रू, ट्रू। ये चीज एक इसमें है। दूसरी चीज, डिपेंड करता है बायर पे। हम्म, एक बजट फिक्स होता है। हम्म, मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, सपोज स्कॉर्पियो लेनी है मुझे, हम्म, और मेरे पास अमाउंट जो है, हम्म, जो मेरे पास पैसा है वो स्कॉर्पियो के लेवल का है, ओके, लेकिन मैं जाऊंगा BMW के शोरूम में, ओके, तो कहीं से कहीं मैच नहीं है ना मेरा। राइट। अगर मैं स्कॉर्पियो के अमाउंट में BMW मांगू तो नहीं मिल पाएगा। कुछ बायर्स भी ऐसे होते हैं कि जो चीजों को ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि बस मेरा इतना ही बजट है, हम्म, लेकिन आप मुझे इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिला दो, लोकेशन भी अच्छी चाहिए, हम्म, बिल्डर भी अच्छा हो, चीजें भी सब कुछ हो। हम्म, ये डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर। जैसा आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उस कैटेगरी में जो बेस्ट चीज होगी हम्म, वो आपको लेनी हम्म, चाहिए। ये फिर डिपेंड, यहाँ रोल इंपॉर्टेंट आता है ब्रोकर्स का, रियल एस्टेट एजेंट का, कंसल्टेंट का, अब बहुत सारे नाम अलग अलग हो गए, रियल एस्टेट एडवाइजर का, ओके, कि आपका, आप चाहते क्या हो। हम्म, बायर ने बता दिया कि मुझे, मेरे पास इतना अमाउंट है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, हम्म, उसके हिसाब से बीइंग अ रियल एस्टेट एडवाइजर हम्म, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके इस कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट या ये एरियाज हैं जो बहुत ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है और बहुत ही बेस्ट है। ओके रुद्र भाई, इफ आई आस्क यू कि रियल एस्टेट में एक्चुअली में सबसे ज्यादा अर्निंग कौन करते हैं? इज इट डेवलपर, बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर और ब्रोकर? अपने अपने लाइक हिरार्की लेवल पर अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कौन से वैरायटी के लोग अर्न करते हैं, देखो, तो वो कौन है? एक अर्न करने का भी ना एक इसमें तरीका क्या है। हम्म, अगर इसे हम डिवाइड करें, बिल्डर जो पैसा लगा के प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उससे ज्यादा अर्न कोई भी नहीं करेगा, ये हर कोई जानता है। मैंने आज कोई प्लॉट लिया, क्योंकि मेनली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती है, फिर तो वो सब डिवाइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर में एंड सो ऑन। मैंने कोई जमीन ली, मैंने 100 गज का प्लॉट लिया, राइट। मैंने वो 100 गज का प्लॉट, मुझे सपोज करते हैं कहीं भी किसी भी एक, अगर नोएडा सेक्टर की बात करूं किसी अच्छी जगह की, सपोज मुझे वो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट आया मेरा। अब मैंने उस पर 3 फ्लोर बनाए, नीचे पार्किंग दी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उनका इंफ्रा रेडी करने में, स्ट्रक्चर रेडी करने में, कंस्ट्रक्शन पर लगाने में। अब कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्डर जिनकी रिपुटेशन बहुत ज्यादा खराब है, वो है उनके कंस्ट्रक्शन की वजह से, कि उन्होंने जो मटेरियल यूज किया वो बहुत ही लो कैटेगरी का यूज कर लिया, जिस वजह से सोसाइटी या चीजें बनाई, बिल्डिंग बनाई, और देखते हैं 2-3 साल बाद ही कि उस बिल्डिंग को मेंटेनेंस बहुत ज्यादा चाहिए, कि उस बिल्डिंग का पेंट हट गया है, कहीं से लीकेज है। हम ये नोएडा में भी देखते हैं। बहुत है, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, अभी भी ये चीजें होती है। अभी भी है वो बिल्डर, लेकिन वो बिल्डर पे लोगों ने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, उनके पास कोई नहीं जाता। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेरा। रेरा, ये क्या होता है? ओके, रेरा एक अथॉरिटी है। रेरा है हमारा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा बनाया इसलिए गया था, जैसे पहले बिल्डर्स अपनी मनमानी करते थे। मैं बिल्डर हूँ, मैंने कोई भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसकी डिटेल्स बायर आए कि मैं यहाँ ये करने वाला हूँ, 1 साल में मैं आपको इतना कर दूंगा, 1 साल में हमारा ये टावर बन जाएगा, उससे नेक्स्ट ईयर में हमारा बेसमेंट रेडी, या फिर XYZ हमारी एमिनिटीज, हमारा जिम, हमारा स्विमिंग पूल, और इस तरह से। तो बायर को लगा कि हाँ यार ठीक है, ब्रोशर बनाते थे वो अपने अपने, बहुत अच्छे अच्छे ब्रोशर थे, ठीक है, कि ये हमारा ब्रोशर है, देखिए ये हमारे प्रोजेक्ट का आने वाला फ्यूचर है, कि हम 3 साल में आपको घर दे देंगे। अब लोगों ने 3-4-5 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया कि ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है कोई, वहां पर बना, उन्होंने पैसा अपना लगा दिया, अब उनको टाइम पे पोजीशन नहीं मिली, डेडलाइन हमेशा क्रॉस होता था। डेडलाइन क्रॉस होता था हमेशा। अब तो खैर कम अब हुआ है ये रेरा चीज़। के आने से क्या हुआ है कि हर बिल्डर का अपना, हर उसका प्रोजेक्ट का एक रेरा नंबर होता है, जहां पर बिल्डर को अपनी XYZ
A to Z हर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। मेरी लैंड ये है, मेरा एरिया ये है, मेरी लोकेशन ये है, मैं इतने इसमें टावर बना रहा हूँ, इतने मेरे फ्लैट्स होंगे, इतने इसमें 2 BHK वाले टावर है, इसमें 3 BHK 4 BHK A to Z सारी इन्फॉर्मेशन रेरा के पोर्टल पर होती है, जो बायर्स को भी बहुत ईजी है। और आपने जब रेरा पे रजिस्टर अपनी चीज़ें करा करके आपका कोई भी प्रोजेक्ट रेरा पास हुआ, रेरा का आपको नंबर लेना पड़ता है जी। और रेरा नंबर भी आपको गवर्नमेंट ऐसे नहीं देती है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पे देती है। बहुत से अगर आप रेरा के पोर्टल पर जाओगे ना तो आप देखोगे वहां पे जाकर के, तो बहुत से लोगों ने जो बिल्डर्स ने जो नए नए आ रहे हैं उन्होंने अपना रेरा अप्लाई किया हुआ है, तो किसी का अप्रूव है, किसी का फेल कर दिया, उन्हें मना कर दिया है, सब कुछ बैकग्राउंड चीजें देख करके। तो अगर आपने बायर को उस डेडलाइन पर वो फ्लैट या वो यूनिट या वो प्रोडक्ट नहीं दिया, देन आप पर फिर रेरा फाइन चार्ज करता है। बेसिकली एक तरह से ये कंफर्म करता है कि इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में आपको ये चीजें कंप्लीट करके प्रोजेक्ट देनी है। ये एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि बिल्डर अपनी मनमानी नहीं करेगा। अब ये अथॉरिटी के पास, रेरा के पास, सब उसी की देखरेख में चीजें होंगी। तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस आया। लाइक मैं हम अपना ही बताएं, जब आई थिंक आज से 7 से 8 साल पहले जब हमने फ्लैट लिया था इन पटना, तो ये था कि हमारा 3 इयर्स के लिए था। बिल्डर्स वर लाइक कि हम 3 इयर्स में आपका कंप्लीट करके दे देंगे, बट उन्होंने 5 इयर्स से भी ज़्यादा कंप्लीट करने में लगा दिया। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, क्योंकि आप तो क्या कि एक टाइम स्पैन बना रहे हो कि 3 इयर्स के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे, बट बिल्डर्स लोग क्या कि वो टाइम को डिले करते थे 4 इयर्स 5 इयर्स। तो एक्चुअली बायर्स को तो प्रॉब्लम होती थी कि हाँ भाई हमने ये प्लान किया था बट अभी तक हमारा प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ नहीं। सो रेरा के वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है, कम हुई है। एंड आई थिंक अब जो प्रॉपर्टी का डेडलाइन हो रहा है वो टाइम पर लोगों को मिल रहा है, कहीं ना पोजीशन टाइम पे मिल रही है, और वही बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को शो करता है। उसी से ही फिर बिल्डर का ट्रस्ट बनता है कि उसका पहला प्रोजेक्ट उसने अपने जो प्रोमिसेस थे, जो उसके वर्ड्स थे, उसके अकॉर्डिंग डिलीवर किया है। अब अगर वो नया प्रोजेक्ट बनाएगा तो जो उसके पहले वाले प्रोजेक्ट के बायर्स थे वो ऑल रेडी सेटिस्फाई है, फिर वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और 4 इन्वेस्टर्स को और लेकर के आएंगे अपने परिवार वालों को। भाई बिल्डर अच्छा है, आप जाओ। लेकिन जो बिल्डर एक घपले वाली चीजें करता था, इस रेरा के आने से, इस अथॉरिटी के आने से, इस एक्ट के शुरू होने से कम हुई है। ये चीज बिल्कुल ना के बराबर कर दी गई है। और जो इस चीज का उल्लंघन करता है, जो इसकी लिमिट पे, जो डेडलाइन पे पूरा नहीं होता है, तो फिर अथॉरिटी उस पर फाइन लगाती है। ओके। उसमें एक चीज क्या है, मैंने कोई फ्लैट बाय किया, अब आप एज अ बिल्डर, मुझे आपने बताया कि 4 साल में आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी कहीं रह रहा हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं, सपोज मैं किराए के कहीं घर पे रह रहा हूँ। ओके। मैंने अपनी अर्निंग से, कुछ सेविंग से आपकी डाउन पेमेंट करी, लोन कराया और उसकी EMI दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे 4 साल बाद घर मिल जाएगा। एक तो मैं EMI दे रहा हूँ, एक मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं वहाँ रेंट दे रहा हूँ। ओके। लेकिन अगर उस बायर को वो फ्लैट नहीं मिला तो बिल्डर के लिए तो शायद इतना मुश्किल हो या ना हो, लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करता है, अपनी घर चलाता है, रेंट देना, EMI देना और वो चीज़ ना मिलना, अपना सारा पूंजी एक तरह से उसमें लगा चुका होता है। इवन दो ऐसे भी कुछ केसेस हुए हैं जहाँ लोगों ने इस चक्कर में आकर के सुसाइड भी किया है। राइट, कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं यार जो 12 10 साल से अब तक डिलीवर्ड नहीं हुए। लोगों ने 12 साल पहले लिए थे, अब तक डिलीवर्ड नहीं हुए। अभी मैंने आई थिंक योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो देखा था जहाँ पर वो आई थिंक क्लेम कर रहे थे कि नोएडा में बायर्स ने भी ये चीज़ क्लेम किया था कि सर हमें इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था बट उन्होंने कंप्लीट करके बिल्डर्स ने नहीं दिया। एंड बिल्डर्स का भी कुछ क्लेम था कि सर हमारी क्या मजबूरी है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वो रेडी करके नहीं। मतलब ओवरऑल बहुत सारे बायर्स का पैसा इसमें नुकसान हुआ था। आई थिंक आपने वो स्पीच देखा है कि नहीं? मैं बताता हूँ आपको। इसमें होता क्या है, एक बिल्डिंग को बनने में या तो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को बायर करता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गए कि जैसे कि आपने लेआउट बता दिया अपने इंजीनियर्स को बुला करके चीज़ें, अब आपने किसी कंपनी को, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन करती हैं, उनको दिया कि मैं आपको इतना प्रोजेक्ट है मेरा, ये आपको बना करके रेडी कर। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, अगर कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास मैन पावर, मशीन, सब कुछ, ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल का खेल हो जाता है। ठीक है, अगर वहाँ सब कुछ आपका लाइनअप है, आपका पेमेंट मोड ऑफ सब कुछ क्लियर है, तो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर मैं किसी की पेमेंट होल्ड कर लूँ, अगर मैं किसी को चीज़ें टाइम पर ना दूं, तो वो फिर मेरा काम होल्ड कर देगा। राइट, ये बहुत बेसिक इस तरह बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यही चीज़ें सुनने में आती थी कि बायर्स बोला हमको प्रोजेक्ट हमारा जो पैसा लगाया टाइम से नहीं मिला। बिल्डर ने बोला जी मेरा ये हो गया, मेरा ये हो, इस उससे हो गया, वजह से हो गया।
तो गवर्नमेंट का सिंपल ये रेरा आने से इन सब चीज़ों पे ट्रांसपेरेंसी है कि आपने रेरा में रजिस्टर किया हुआ है कि आप इतनी चीज़ इस तरह से बनाएंगे, और दूसरी बात आपको उसमें हर 6 महीने हर 3 महीने के चीज़ों के अकॉर्डिंग एक उसका अथॉरिटी का होता है डेडलाइन कि आप अपने जो आपका काम चल रहा है उससे आप अपडेट कराएंगे कि हम इतना बना चुके हैं, इतना ये, ताकि हर 3 4 5 6 महीने में ट्रांसपेरेंसी रहे कि आपकी अभी तक प्रोग्रेस कितनी है, आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं। राइट। ओके, ये चीज़ तो हमें समझ में आया कि रेरा एक तरह से ऑथराइजेशन देता है कि आप रेरा एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी हाँ। है। ओके, रुद्र भाई, आने वाले टाइम में इंडिया की कौन सिटीज़ में रियल एस्टेट बिजनेस सबसे ज़्यादा हाइप करेगी? नाइस। अगर मैं नंबर 1 पे किसी को लेकर चलूं तो मैं आपको बता दूं, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर से ओके ज़्यादा डेवलप कहीं भी नहीं होगा। ओके। जितनी डेवलपमेंट जो आने वाला फ्यूचर यहाँ का है गौतम बुद्ध नगर नोएडा का, वो किसी और शहर का, किसी और सिटी का नहीं होगा। हाउ विल इट बीट द महाराष्ट्र, मुंबई? ओके, देखो, मुंबई बहुत पुराने टाइम से पहले से एक बिजनेस का हब रहा है। पोर्ट है वहाँ पे, बिजनेस अब से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से भी पोर्ट के जरिए वहीं से चलता था बिजनेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल कही जाती है। दिल्ली हमारी फिजिकल कैपिटल, मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है। ओके ठीक है, कि सारा जितना भी हमारे स्टॉक मार्केट है, सबके ऑफिस वगैरह सब चीज़ वहाँ पर है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बिल्डर्स, जो बड़े बड़े डेवलपर्स मुंबई में थे, वो अब नोएडा भी आ रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं, शायद आप जो लोग सुनेंगे ये पॉडकास्ट, जो ये लोग पॉडकास्ट देखेंगे, अभी जो लोग जानते हैं कि नोएडा के अंदर कौन कौन बिल्डर्स आ चुके हैं और कौन कौन आने वाले हैं। जहाँ पहले नोएडा एक अफोर्डेबल चीज़ें थी कि फ्लैट ले लिया, अफोर्डेबल है, चीज़ें हैं, जहाँ पर एक अब से 5 साल पहले, 4 साल पहले नोएडा में एक 2 BHK 3 BHK एक इतना अफोर्डेबल था कि इंसान को 2 BHK बाय करना तो उसके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर थी कि हाँ मुझे 40-50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए मुझे लगाने हैं। 3 BHK जाना है तो 70-80 लाख रुपए लगाने हैं, बस दैट्स इट। आज की डेट में आपको 2 BHK अगर बाय करना है तो आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए पे अपना माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा, चलना मिनिमम। ये आज की डेट में है। और जो रियल एस्टेट की मार्केट में नोएडा के अंदर बूम आया है वो कहीं नहीं देखा गया। मुंबई के जो बिल्डर्स, बहुत अच्छे बिल्डर्स थे, ओबरॉय अभी गुड़गांव में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया अभी कुछ दिन पहले। हाँ, ट्रम्प टावर नोएडा आ चुका है, M3M, ठीक है, जो कि जैकब को लेकर के आ चुके हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्ल्ड जो बन रहा है एले साहब के साथ बन रहा है, ठीक है। और अगर कंसर्न मैं करूं तो स्पेस का भी है, क्योंकि मुंबई में आप देखो अब स्पेस बचा ही नहीं। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं आपको एक स्पेस तो होना चाहिए। अब मुंबई में एक पूरा कोस्टल एरिया से वो कवर्ड अप हो चुका। ये तो मेजर चीज़ है कि जहाँ पर जगह नहीं बचती है। मुंबई को हम नोएडा से लैंड वाइज कंपेयर नहीं कर सकते। मुंबई यहाँ से बहुत पहले का बसा हुआ है, बहुत पुराना है। नोएडा तो बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप नोएडा की हिस्ट्री हम लोगों के सामने की है, कब से नोएडा बना है। नोएडा पूरा प्लान्ड है कि कहाँ स्कूल होंगे, कहाँ इंडस्ट्री होगी, कहाँ रेजिडेंशियल होंगे, कहाँ प्लॉट होगा, कहाँ विला होगा। ये पूरा सेक्टर वाइज प्लान्ड है, पूरा प्लान्ड है ये। और जो चीज़ पूरे प्लान के साथ होती है ना, उससे अच्छा इंफ्रा और उससे अच्छा डेवलपमेंट कहीं नहीं होता फिर। राइट। सो रुद्र भाई, एक सबसे ज़्यादा कंसर्न हमारे इंडिया में ये होता है, व्हाई इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर मिडिल क्लास कि वो आज के टाइम में घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लोग अपना पूरा जितना लाइफ टाइम उन्होंने अर्न किया है वो अपना पूंजी लगा रहे हैं, फिर भी एक नॉर्मल घर नहीं ले पा रहे हैं। क्यों इतना डिफिकल्ट हो रहा है मिडिल क्लास लोगों के लिए? देखो, इसमें एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी घर नहीं ले पा रहा है, घर ले लेते सभी लोग हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास जितनी हमने पूंजी अपनी जोड़ी है वो है कितनी, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीजों को प्लान करना होता है। मेरे पास सपोज 80 लाख रुपए हैं, तो मुझे पता है कि मैं 80 लाख रुपए लेकर के 1.5-2 करोड़ वाली चीज पे नहीं जा सकता हूँ। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, जितना मेरे पास पैसा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीजों को, एरिया को, सेक्टर को देखूंगा, डिसाइड करूंगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी करूंगा। अगर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए तो जो एक ठीक ठाक अर्निंग करता है वो अपने लाइफ एंड तक एक घर बना ही लेता है, सिर्फ वो सिर्फ एक घर ही बनाता है। बट आने वाले टाइम में तो
और ज़्यादा ये मुश्किल हो रहा है। हाँ, मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है है ना? एक फैमिली है, एक सोशल मीडिया का कहीं न कहीं इस चीज़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि लोगों ने ना रियल हसल करना, रियल मेहनत करना बंद कर दिया है। बंद। जो हमारे फादर थे, जो वो जनरेशन थी, उनको सिर्फ दिखता था कि मेहनत करेंगे तो घर से बाहर निकलेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ कमाएंगे, तभी कुछ पॉसिबल है आगे बढ़ना। घर बैठ के नहीं है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने, जो यूथ है, इतना ज़्यादा अपने आप को हैंडी, मैंने एक मॉन्क है, मैं उनका नाम याद नहीं है, यूट्यूब पे आप डालेंगे तो बहुत अच्छा उनका एक वीडियो में उन्होंने बोली थी चीज़ कि आप सोने से पहले और उठने के बाद एक चीज़ अपनी शुरू कर दो कि आपको 1-2 घंटे तक फ़ोन नहीं छूना है। ओके। लेकिन आप और हम अपने आप को देखें तो आज की डेट में आंखें अच्छे से नहीं खुलती, उससे पहले फ़ोन पे हाथ जाता है। वो चीज़ कहीं न कहीं हमें वीक कर रही है और इनकम चीज़ें, मेहनत कम हो रही है और हम इनकम अपनी ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वरना जो लोग रियल हसल करते हैं, इस फील्ड में जिन लोगों को मैं अपना मेंटर मानता हूँ, मैंने उनको देखता हूँ, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा अर्निंग करते हैं। अब आप मेहनत कर रहे हैं ना अपने पॉडकास्ट के लिए, अब रात को 1-2 बजे हम ये शूट कर रहे हैं। आपको पता है कि ये मेरा पॉडकास्ट करना चीज़ें मेरा जुनून है, मेरा काम है, मुझे आगे भी बढ़ना है। तो ये मेहनत मांगती चीज़ है। अगर हम कुछ भी अर्न नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और हम अर्न नहीं कर पाए अच्छा, तो हम किसको ब्लेम करेंगे इस चीज़ में? मेरे सपने हैं तो पूरा मुझे खुद करना पड़ेगा। अगर मेरा आज इच्छा है कि मैं ओबरॉय, जो अभी रियल एस्टेट में गुड़गांव में आए हैं, ओबरॉय के अंदर कि मैं फ्लैट लूँ या फिर मैं मैक्स में फ्लैट लूँ या फिर मैं एटीएस का फ्लैट लूँ, एस का फ्लैट लूँ, तो मेरे दिमाग में तो होगा ना यार, ये इनकी कीमत 3 करोड़ रुपए की है। राइट। तो मुझे अपनी मेहनत चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी कि मैं वो अर्न कर पाऊँ। उस हिसाब से मेहनत करनी हाँ। पड़ेगी। यहाँ हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर कि हम गवर्नमेंट को करें या किसी को करें। देखो, एक वर्ड है इन्फ्लेशन, महंगाई। इसका नाम ही महंगाई है, तो ये महंगी ही होगी, सस्ती तो कभी होने वाली ही है नहीं। और इट्स वेरी ट्रू कि लोग कहते हैं ना कि लोग ऊपर हाई लेवल पर क्यों जा रहे हैं, फर्स्ट एसी पर क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में। मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान जहाँ डिजर्व करता है वहीं वो रहता है। उसने वो मेहनत की है। लाइक जो फर्स्ट एसी पर बैठ कर जा रहा है ट्रेन में एंड जो जनरल डिब्बा में जा रहा है, दोनों में फ़र्क है। दोनों की माइंडसेट, दोनों की मेहनत, दोनों की हार्डवर्क बहुत डिफरेंट है। इसलिए आज वो यहाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडसेट। माइंडसेट। किसी भी फील्ड में आप हो, किसी भी चीज़ को आप करें, उस चीज़ को हमें 2 बार जीतना होता है। एक बार माइंडसेट एक्सप्लेन करो माइंडसेट के बारे में कि एक इंसान अपना माइंडसेट कैसे पॉजिटिव करता है, एक इंसान अपना माइंडसेट वहीं रहता है। मतलब हाउ विल यू डिफाइन? एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, हाँ। बहुत छोटी सी। एक इंसान बहुत ज़्यादा दारू पीता था, बहुत ड्रिंक, बड़े एक्सेस लेवल पे। उसके 2 बच्चे थे। गुरुजी, हमारे पॉडकास्ट पे पहले क्या कौन सा होता, भांग की बात हुई, अब दारू की बात हो रही है। आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो कि एक इंसान वो दारू पीता पीता था बहुत ज़्यादा, उसके 2 बेटे थे। अब दोनों बेटे जब बड़े हुए, अपने फादर को देखते हुए, तो एक बेटा दारू पीने लगा, सेम अपने पिता की तरह, और दूसरा पढ़ लिख के कामयाब बना, सक्सेस बना मेहनत करके। तो उनको एक व्यक्ति ने पूछा, दोनों से एक साथ, कि एक से पूछा कि तू ऐसा क्यों बना? उसने कहा कि मेरा बाप दारू पीता था इसलिए मैं दारू पीता हूँ, मैं ऐसा बन गया। दूसरे ने कहा तू ऐसा क्यों बना? क्योंकि मेरा बाप दारू पीता था, मुझे इसलिए ऐसा बनना था। ये हुआ माइंडसेट क्लियर। डजेंट मैटर मेरा माइंडसेट है अगर कि मुझे बनना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है? तो माइंडसेट सबसे बड़ा खेल है। हमें किसी भी चीज को, एक बात ऐड करना चाहूंगा, हमें ना किसी भी चीज को लाइफ में 2 बार ये जीतना होता है। हम जिस किसी फील्ड में होते हैं, एक बार तो कब हमने मेहनत कर ली और उस चीज को हमने अचीव कर लिया, ठीक है, वो एक लंबा पीरियड है। उससे भी ज्यादा जो मैं मानता हूँ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो होता है माइंड में अपने, कि हाँ अब मैं ये चीज करूंगा। उसका मतलब खाली ये नहीं कि माइंड सेट अच्छा, माइंड में अगर आ गया चलो ये करते हैं, नहीं, उस चीज के आपको लिए एक्शन लेना पड़ता है। लिख करके कि मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी नींद कम करनी पड़ेगी। अगर सिंपल वे में कहूँ कि माइंडसेट को अगर डिफाइन करना है तो यू शुड नो व्हाई, क्यों करना है। क्योंकि जब आपको ये चीजें पता रहेगी कि मुझे ये करना क्यों है, जितना उस लेवल का जज्बा रहेगा आप उतना मेहनत करोगे। ओके,
राइट। अगर मुझे पता है कि मुझे ये चीज क्यों करना, और वो क्यों का डेप्थ जितना ज्यादा गहरा रहेगा उतना ज्यादा मेरे अंदर जुनून आएगा। वाय तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा अपने आप से, जब आप किसी चीज़ में भी हो, आगे बढ़ो हम्म। और आगे बढ़ो और ग्रोथ करो, तो अपने आप से वाय हमेशा पूछते रहो, क्यों, क्यों, और क्या, और क्या, वही और क्या। जिंदा रखती है इंसान को। बस, ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। राइट। वाय हो, लर्निंग हो, ये चीज़ हमेशा आपके अंदर रहेंगी। आप उतना ही अच्छा लाइफ में ग्रो करेंगे। और देखो, लोग बाग बोलते हैं कि भाई इस चीज़ में आप हैं, आप अपनी जर्नी, अपनी मेहनत से जब कल को आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने बहुत अच्छा अर्न कर लिया, और मैं कल को बोलता हूँ कि यार नहीं, अली तो यार मेरा दोस्त था, लेकिन अली यार आज मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहा है, मैं यार यहाँ साइकिल पे हूँ। तो नहीं भाई, वो उसकी चॉइस थी कि उसे वहां होना था, और ये मेरी चॉइस थी कि मैं जहां हूं। इंसान जितनी जल्दी ये बात समझ लेगा ना, कि जो भी कुछ उसकी लाइफ में होता है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद होता है। देखो, जो एक अननेचुरल चीजें हैं जिन पे हमारा बस नहीं है, जो ऊपर वाले के हाथ में, उनको हम, उस चीज का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंसान कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, सब माइंड सेट का खेल है। कितने एग्जाम्पल है कि एक रिक्शा चलाने का बेटा, चलाने वाले का बेटा एक आईएएस बहुत ऑफिसर। बड़ा आईएएस भी है, मंत्री भी है, बिजनेसमैन भी है, बहुत बड़ी कंपनी भी। हम्म। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और ऐसे भी हैं कि जिनके पीछे से बाप दादाओं ने बहुत कुछ करा, लेकिन उस यूथ ने सब कुछ खराब कर दिया। ये सब डिपेंड अपने ऊपर करता है, इंसान की खुद की जब चॉइस होती है। आपकी ग्रोथ होती है तो आपकी सेल्फ लर्निंग कैसी है, आप कितना किसी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेडिकेटेड कितना हो। मन तो सबका करता है कि मैं लाइफ में अच्छा करूँ, ग्रो करूँ, बट आप उस चीज़ को कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, डेडिकेटेड कितना हो, एफर्ट्स कितना डाल रहे हो, एंड एनी हाउ यूनिवर्स भी आपको वैसे ही रिजल्ट देगी बिल्कुल देती जैसा है। आप इनपुट कुछ दोगे। लोग बहुत एफर्ट्स करते भी हैं। एक कहीं ना कहीं लोगों के सर्कमस्टांस, फैमिली कंडीशंस भी ऐसी आती है कि जिन लोगों के अंदर बहुत एक अच्छा टैलेंट है, हम्म। लेकिन वो अपनी फैमिली कंडीशन चीज़ों की वजह से उस चीज़ को बाहर नहीं ला पाते हैं, वो दब के रह जाता है। और यही लाइफ है, और हमें इस चीज़ को मैनेज करना और होता है। यहाँ थोड़ा सा बुरा फील होता है लाइक उन लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपना विश, अपना ड्रीम नहीं पूरा कर पाता है, एंड मे बी इट शुड बी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और समथिंग, जो घर की चीज़ें होती है। बहुत मैंने देखी है, स्पेशली बच्चे ऐसे। मैं लोगों से पूछता हूँ कि हाँ आपका ड्रीम क्या है, मतलब मेरे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, तो भाई मेरा ये तो है ड्रीम करने का, मेरा ये विश है, बट जस्ट बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में कोई अर्न करने वाला नहीं है, तो मुझे जितना से जितना जल्दी अपने आप को स्टेबल करना हो। तो ये चीज़ें फील होती है कि बहुत स्पेशली, आई डोंट नो ये चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाए, स्पेशली लड़कों के लिए। लड़का अपना दिल मारता है कहीं ना कहीं, अपना ड्रीम को कहीं ना कहीं वो अंदर रख लेता है कि कोई नहीं, मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके लिए पहले अर्न करूँगा। सो इट्स ट्रू। हम थोड़ा भटक गए हैं रियल एस्टेट टॉपिक से, बट कमिंग टू द टॉपिक, एक क्वेश्चन है कि सपोज दैट अगर कोई बायर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो हाउ विल ही वेरीफाई कि वो ट्रस्टवर्दी है, जो भी प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से वो परचेज कर रहा है। तो टेल मी सम ऑफ द पॉइंट्स जिससे वेरीफाई हो कि जो वो परचेज कर रहा है वो ट्रस्टवर्दी है, वो लीगल है, और वो पूरी तरह से सेफ है। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जानने हम्म। का। एक तो रेरा, रेरा की साइट हम्म। ओपन है, आप जाकर के बिल्डर का ट्रैक चेक कर सकते हैं। हम्म। सबसे पहले आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करें, हम्म। जिस किसी भी बिल्डर का जो भी आपका प्रोजेक्ट है, हम्म। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना बहुत जरूरी है कि इस बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, इसके हम्म। पास्ट में जो प्रोजेक्ट थे वो टाइमली डिलीवर्ड है या नहीं है। हम्म। ठीक है, वहां से हमें आइडिया लगता है, और ये चीज बहुत इजीली मिल जाती है हमको रेरा की उस पे पोर्टल पर। राइट। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड राइट। गूगल पे आप करोगे, हम्म। चीजों पे आप डालोगे, आपको सब जगह से मिल हम्म। जाएगा ट्रैक रिकॉर्ड। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड। अगर बिल्डर ट्रस्टी है, मैं हम्म। नोएडा की बात करूं, नोएडा के अगर ओल्ड ट्रस्टेड बिल्डर की बात करूं, तो दिमाग में दो नाम आते हैं, और वो हर किसी रियल एस्टेट एजेंट से अगर आप बात करोगे, एडवाइजर से, हम्म। तो बताएगा उन चीजों को। एस ग्रुप और काउंटी ग्रुप, ये दो बहुत पुराने बिल्डर हैं जो हम्म। नोएडा में बहुत काफी टाइम से हैं, और ये हम्म। ट्रस्टेड है। इन्होंने जो बोला, जब बोला, हम्म। तब इन्होंने डिलीवर किया है। ओके। ये ट्रस्टेड बिल्डर हो गए। ओके। दूसरा, हम्म। आपका इसमें कोई फ्रॉड वाली सीन है ही हम्म। नहीं, हम्म। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं होती हैं। हम्म। कोई 50-100 गज का मकान बन रहा है कि ये देखो यहाँ पर हम बिल्कुल सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से हमारा ये पास है, हम्म। वो पास है, नहीं। जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनते हैं, हम्म। वो ऑलरेडी सर्टिफाइड होते हैं। बट फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, हम्म। बहुत से लोग ये चीज बोलते हैं अपनी चीजों में, वीडियोज में, हम्म। कि देखो, जब हम किसी को फ्लैट दिलाते हैं, फिर कोई भी प्रॉपर्टी हम दिलाते हैं, कि
SBI से फंडेड है ना, गवर्नमेंट बैंक का नाम आ गया SBI ट्रस्टेड, राइट। SBI का नाम सुन के ट्रस्ट आता है एक हमको, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है ना। और दूसरा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्वालिटी है, वो मीवन एक चलता है, माइवन एक बोलते हैं, मीवन माइवन बोलते हैं इस चीज को, कि ये वाले प्रोजेक्ट ये इस पर बन रहा है। बट ये तीन चीज किसी भी बिल्डर को एक ट्रस्टवर्दी या एक टाइम पर प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। बिल्डर का सिर्फ और सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड ही उसका ट्रस्ट बनाता है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं कि M3M ग्रुप हुआ जो नोएडा के अंदर अभी आ रहा है, ट्रम्प टावर नोएडा के अंदर लॉन्च हुआ, लॉन्च होने वाला है वो अगले महीने, और सिर्फ अनाउंसमेंट के टाइम से लेके अब तक उसका टावर ए पूरा सोल्ड आउट हो गया है। जहां उसकी एक प्रोडक्ट की वैल्यू लगभग एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हमें बताऊं आपको 18 से 20 करोड़ के आसपास की एक यूनिट की वैल्यू होती है उसकी। और आप सोचें कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा अगले महीने, प्री लॉन्चिंग पे ही चीजों पे वो पूरा का पूरा सोल्ड आउट है। तो ये होती है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। ओबरॉय रियल्टर्स जो मुंबई के जाने माने हैं, गुड़गांव में आए अभी जस्ट पिछले वीक की ही बात है, और आप यकीन मानेंगे अलग अलग वीडियोस आई, चीजें आई कि एक दिन में, आधे घंटे में ये, लेकिन मैं एक एवरेज आपको बताऊं तो ये देख लो आप कि लगभग विद इन अ डे, तो बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, विद इन अ डे, कुछ मिनट या कुछ घंटों के अंदर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट, और वैसा सोल्ड आउट जहां कीमत 10, 15, 20 करोड़ रुपए एक यूनिट की है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपए 80 लाख में फ्लैट है कोई, इतने बड़े अमाउंट की चीजें। रियल एस्टेट बिजनेस में एक सबसे ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न होता है, राइट। अभी मैं आपको एक यूएन का रिपोर्ट बताऊं, फ्रॉम 2019 टू 2023 एक रिपोर्ट है कि इंडिया में आउट ऑफ 5 मर्डर्स जो होते हैं, उनमें से एक मर्डर्स रियल एस्टेट से रिलेटेड होता है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द लैंड प्रॉपर्टी, चाहे वो प्लॉट से रिलेटेड हो। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है कि आउट ऑफ 5 मर्डर्स हर एक मर्डर्स रियल एस्टेट से रिलेटेड है? देखिए, रियल एस्टेट में बहुत तरह का, एक रियल एस्टेट तो नाम हो गया, एक वर्ड हो गया। हम छोटे मोटा, मैं कोई अगर प्लॉटिंग करता हूँ तो मैं अपने आप को एक रियल एस्टेट बोलूँगा कि मैं रियल एस्टेट में हूँ। मर्डर्स की कहानी एक पहले बहुत ज़्यादा थी, अब चीज़ें कम हुई हैं, पहले बहुत होती थी चीज़ें। एक खेल होता है कि कोई भी, आप और मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, एजेंट हैं, एडवाइज़र हैं, ठीक है। एक क्लाइंट आया हमारे पास, अब मुझे पता है कि इस क्लाइंट को पहले मेरे पास आया, मैंने एक चीज़ दिखाई कि ये प्लॉट है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, प्लॉट, हाई राइज, कमर्शियल वगैरह, मैंने उसको वो दिखाया, और मुझे पता है कि हाँ भाई इस बंदे पे अमाउंट अच्छा है। तो अब अगर ये डील मैं कराऊंगा तो मैं यहाँ से 5-6 लाख रुपए या 2-4 लाख रुपए, जैसा भी एक अमाउंट स्लैब सेट होता है कि भाई मैं इतने कमा लूंगा। अब किसी दूसरे एजेंट को या दूसरे एडवाइजर को पता है, वो एक जो आदमी कभी भी घर बाय करता है, आपने भी जब घर लिया होगा कुछ भी, तो आप एक के भरोसे नहीं होंगे, आपने रिसर्च किया होगा, आप 4 लोगों से अलग जाकर के मिले होंगे। वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि यार ये मेरे पास भी आया था पहले, ये मेरे पास भी आया था। अब ये चॉइस क्लाइंट की है कि उसे किसकी बात ये अच्छी लगी, किसने उसको चीज़ अच्छी दिखाई, कौन उसका ऑनेस्ट था, तो उसने कहाँ जाके डील कर ली। तो वहां से एक बहुत पहले क्या होता था कि एक दुश्मनी बनती थी, यार ये मेरा क्लाइंट लेके चला गया, इसने ये कर लिया कि मेरे 5 लाख रुपए बनते। फिर फोन चलते थे, पहले का था ये सीन से कि भाई तेरे पास जो ये क्लाइंट आया, ये पहले मेरे पास आया था। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, आप ऐसा ही चीज बोलोगे कि भाई मैं तो इसे लेकर के नहीं आया, मेरे पास आया, मैंने इसे चीज दिखाई, इसे मुझ पर भरोसा हुआ, तो इसने वो चीज मेरे थ्रू ले ली। नहीं भाई ये तो मेरे पास पहले आया था, अब जो पैसा आ रहा आधा आधा कर। लेकिन क्लाइंट को नहीं पता ना, उसे तो प्रॉपर्टी लेनी, वो 4 लोगों के पास जाएगा अलग अलग, जहां उसे अच्छा लगेगा, जहां उसे ट्रस्ट होगा, वहां से वो प्रॉपर्टी बाय करेगा। तो मेनली बिल्डर्स के आपस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा होती चलती थी, बहुत ज़्यादा चलती थी। लेकिन अब रियल एस्टेट एक पहले की तरह नहीं है, एक एजुकेशन का फील्ड बन गया है ना। अब लोग बाग एजेंट्स चीज़ें इसमें इतने एजुकेट हो चुके हैं, प्लस जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, चीज़ें हैं, गवर्नमेंट हमारी सरकार इतनी सख्त हो चुकी है कि अब ये चीज़ें होते हैं, ठीक है, लेकिन वो रियल एस्टेट का नाम इसलिए ऐड हो जाता है कि किसी के पैसे उधार थे, कोई डील हुई, या किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली मिल करके, और वो प्रॉपर्टी हमने आज सपोज 1 करोड़ रुपए की ली है, और 2 साल बाद हमने वो 1.5 करोड़ रुपए की बेच दी, मैंने आपको बिना बताए बेच दी। बट ऐसा भी तो होता है आज के केस में कि बहुत सारे लोग दूसरे के, जो लोग वीक है, कमज़ोर हैं, उनका प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं।
तो ये भी रीज़न है, इसकी वजह से भी मर्डर्स वगैरह बहुत होते हैं। मर्डर्स होते हैं इस वजह, ये भी एक रीज़न है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि अब ये चीज़ें कम हो गई हैं। कम हो रही है ड्यू टू पहले द ये चीज़ ऑथराइजेशन वगैरह, ऑथराइजेशन ड्यू टू गवर्नमेंट का सख्त रूल। अभी मैं आपको बताऊं, नोएडा के अंदर ही अभी कुछ ही दिनों पहले अथॉरिटी ने कुछ गांव के आसपास के एरियो के लिए, जहां लोगों ने प्लॉटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, जो कि अथॉरिटी से ऑथराइज नहीं है, गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है, जो भू माफिया हैं, जो इलीगल सोसाइटी बना रहे हैं, इलीगल प्लॉटिंग कर रहे हैं, कि या तो उनको बंद कर दो या फिर गवर्नमेंट अपने आप कार्रवाई करके। और आपने देखा भी होगा कि बहुत जगह गवर्नमेंट की कार्रवाई भी हुई है, चीज़ें तोड़ दी भी गई हैं, राइट, कि यहाँ पर आप ऑथराइज नहीं हो, ये आप काम नहीं कर सकते हो। ये रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले अथॉरिटी ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है राइट, कि जो इनलीगल साइट्स हैं, काम बहुत ही ऑन द स्पॉट आप बंद कर दें, वरना आपके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होगा। तो गवर्नमेंट भी, चीज़ें भी, लोग भी, अथॉरिटी भी, सब चीज़ बहुत अवेयर हो चुकी है। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं और बिल्कुल जीरो ना के बराबर होने वाली हैं कुछ समय में। लोग बाग कोई किसी से फ्रॉड नहीं कर पाएगा जल्दी से। भाई अगर कोई बायर जो खरीद रहा, परचेज कर रहा, अगर उसे किसी स्कैम से बचना हो, क्योंकि स्कैम तो आज भी है, राइट, लोग स्कैम करते हैं, तो वो कैसे वेरीफाई करे कि ये स्कैम है या फिर रियल है? उसका सिंपल तरीका है, आप अथॉरिटी के ऑफिस में जाओ, जहाँ भी आप जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, एक अथॉरिटी होता है, एक ऑफिस होता है, वहाँ आप जाओ, डायरेक्ट ही आप ब्रोकर पे या किसी डायरेक्ट बिल्डर के पास जा करके उनके ही वर्ड्स पे ट्रस्ट ना करें। आप प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाएं, जो डेडिकेटली इसके लिए बने होते हैं, जहाँ जगह अलग अलग नाम होता है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, MDA हो गई, सिमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ZDA हो गई गाजियाबाद वाली, वहाँ जाएं, प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लें कि क्या ये प्रोजेक्ट आपसे अप्रूव्ड है, ओके, क्या ये अथॉरिटी में कोई फ्यूचर में कोई ऐसा तो नहीं है कि इलीगल है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सो आपको कंसर्न होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों के लिए। अगर मैं आपको किसी चीज़ के लिए कुछ अमाउंट दे रहा हूँ, तो मैं जानकारी करूँगा ना उस चीज़ के लिए। राइट, तो ये पहली इसमें जागरूकता जो है वो खुद की है, अवेयरनेस खुद की है। दूसरा क्या है, मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, एडवाइजर हूँ, तो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कितना ट्रस्ट लोगों पे बना पाता हूँ। सारा खेल रियल एस्टेट में ट्रस्ट का है। ट्रस्ट, आप 1 रुपया कम कमाओ, लेकिन आप नीट एंड क्लीन काम करो, मैं आपको यकीन देता हूँ आपके जो बायर्स होंगे वो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर कि जहाँ आप उनसे बोलोगे वो वहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपके करने। सो रुद्र भाई, एक सबसे ज़्यादा आज के डेट में रियल एस्टेट को लेकर जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, स्पेशली 20 फ्लोर 25 फ्लोर, उनका सेफ्टी मेज़र को लेकर बहुत ज़्यादा आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग टॉप फ्लोर्स पर रहते हैं 20-25, वहाँ पर फायर ब्रेकआउट होता है एंड वहाँ तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पाती। अभी रिसेंटली आई थिंक मालवीय नगर में हुआ केस, लखनऊ में हुआ, वो तो खैर एटलीस्ट 3 या 4 फ्लोर की थी एंड 15 से 16 लोगों की डेथ हुई थी। तो ये चीज़ें हम कैसे देखते हैं कि वहाँ तक फायर ब्रिगेड पहुँच नहीं पा रही है? सपोज दैट कोई इंसान 25th फ्लोर पर रह रहा है और उसके घर में फायर ब्रेकआउट हो गया ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, तो वहाँ फायर ब्रिगेड तो पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ तक कैपेसिटी है ही नहीं। तो फिर इस चीज़ को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? ये एक सेफ्टी कंसर्न कैसे? देखो, मैंने क्या कहा था कि अभी के रियल एस्टेट में जो अभी डेवलपर्स आ रहे हैं और जो अब से पहले थे, अंतर 19-20 का नहीं, 19-25 का नहीं, जमीन आसमान का अंतर आ गया है। सेफ्टी कंसर्न इतना ज़्यादा लोगों का था कि हाँ, हमने बहुत केसेस सुने कि फायर हो गई है, ठीक है, वहाँ तक फायर एजुकेशन नहीं पहुँच पाई, चीज़ें नहीं हो पाई। पहले ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है ओवरऑल कैसा यूज़ किया है, कितना अच्छा है। ये चीज़ पहले बहुत थे। आज की डेट में जो भी बिल्डर इस चीज़ को बना रहा है, इंजीनियर्स बना रहे हैं चीज़ों को, आपने देखा होगा तो घर में ना वो ऑलरेडी एक पानी का सिस्टम में, अगर बिल्कुल सिंपल बताऊं भाषा में, अगर लोग समझ पाए इसे, कि आपने कमर्शियल स्पेस में देखा होगा, फ्लैट्स में भी एक पानी के लिए एक पॉइंट दिया हुआ होता है जगह जगह पे, एक फॉरे टाइप। अगर कोई भी फायर चीज होती है तो वहां से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। वो सफिशिएंट नहीं है उस चीज को कवर अप करने के लिए, लेकिन ये चीज पहले बहुत ही जेन्युइन चीज थी। आज के बिल्डर्स में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सेफ्टी पर्पस इतने हाई कर दिए हैं कि इस तरह की चीज़ें होना इम्पॉसिबल है। अब जो नेचुरल चीज़ है कि हम अगर खुद ही अपने घर में कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें कुछ एक
नेचुरल या अननेचुरल कुछ से चीजें, mistake अगर- इमरजेंसी कुछ मिस्टेक ऐसा हो जाए, वो एक अलग केस है। अच्छा, अभी लेकिन जो- सेफ्टी कंसर्न आज की डेट में बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। अभी जो रिसेंटली हुआ मालवीय नगर में और लखनऊ में केस, हाँ हाँ। 3-4 की बिल्डिंग थी एंड 3rd फ्लोर पर एक कोचिंग सेंटर था। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि जो बच्चे बाहर नहीं आ पाए, डेथ हो गई उनकी? एक हमेशा आपने देखा होगा, हम कहीं भी जाते हैं, एक होता है इमरजेंसी एग्जिट हम्म लिखा होता है। कहीं भी जाने का रास्ता और आने का रास्ता बड़ा क्लियर होना चाहिए। हम्म कि एक होता है इमरजेंसी, हम्म लिखा भी होता है, एयरप्लेन में कभी आपने सफर किया हाँ। होगा, इमरजेंसी गेट लिखा होता है कि वो अगर हर- कुछ भी हुआ तो हमारे लिए ये एट द एंड चीजें हैं। जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनके अंदर ये चीज बहुत कम है कि अगर XYZ ऐसा कुछ हो जाता है अनएक्सपेक्टेड, तो हम इमरजेंसी एग्जिट में क्या लें ताकि अपनी जान बचा पाए। कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहां पर जान बचाने के लिए कुछ मौका ही नहीं होता, सिवाय उनको कूदना पड़ता है। कुछ लोग जो वैसे उस चीज से बच जाते हैं तो वो कूद करके उन्होंने देखा जो कि यूथ किसी के तो हाथ रहते पे- हैं, जवान रहते हैं, वो तो कूद जाते हैं, हाँ। बट अगर कोई एडल्ट है या यही फिर उसकी बूढ़ा चीज है कि जब पहले चीज बनाई जाती थी तो इतना कंसर्न चीजों को लेकर के अवेयरनेस नहीं थी नहीं थी। कि हमें क्या इसमें और ऐड ऑन करना है, क्या नहीं करना है। ओके। जिसकी वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा क्यों हुआ पहले और अब क्यों नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अब जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसमें सेफ्टी कंसर्न सबसे पहले एट मोस्ट रखा जाता है, हाई प्रायोरिटी पे, कि भाई नहीं, हम इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके ओके। तो अब एक क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन आई थिंक कितना पॉपुलेशन है हमारा इंडिया का? 140 करोड़। हाँ। आई थिंक ये 140 सारे सबके क्वेश्चन होंगे आज के टाइम में। फ्लैट लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर प्लॉट लेना? ये एक तरह से एक युद्ध चलता है लोगों में कि मैं फ्लैट लूँ कि मैं प्लॉट लूँ, और क्यों बेटर है फ्लैट या फिर प्लॉट, एंड वाई? देखो, मैं सपोज दैट एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। सपोज दैट मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, अब मैं इसे प्लॉट परचेस करने में इन्वेस्ट करूं या फिर मैं फ्लैट लूं? थोड़ा मैं इसके पीछे जाना चाहूँगा। उसका एक पहले हमें क्लियर ये होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सिर्फ, या मैं एंड यूजर हूँ। एंड यूजर मीन्स कि मेरे पास घर नहीं है, वो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट है। तो डेफिनेट सी चीज़ है, जहाँ मेरी फैमिली को आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो पहले मैं वहाँ परचेज चीज़ें करूँगा। ठीक है। अगर मेरे पास जो रहने के लिए अपना घर, फ्लैट या कुछ है, अब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, देन तो ये 2 पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं बिल्कुल। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बाय करने जा रहा हूँ, मैं रहता नोएडा शहर में हूँ और मुझे पता है कि यार मेरी फैमिली है, मैं काम की वजह से बाहर भी जाता हूँ, मेरे माता पिता हैं, भाई बहन है, बच्चे हैं, वाइफ है, तो सेफ्टी कंसर्न के लिए लोग बाग फिर हाई राइज फ्लैट लेते हैं। कि हाँ, अगर मैं भी कल को यहाँ नहीं हूँ तो इस हाई राइज के ही अंदर कमर्शियल भी है, दुकानें भी हैं, चीजें आसान है, सिक्योरिटी भी है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन इसका कुछ फंडामेंटल चीज तो नहीं है ना? क्या फंडामेंटल चीजें हैं, लेकिन जब आप डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पर। अगर आप फर्स्ट चीज बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाय करेंगे। और सेकंड चीज अगर आप बाय करेंगे, मुझसे पूछे तो मैं हमेशा कहूंगा कि प्लॉट में जाए भाई। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे पास अपना घर है, चीजें हैं, तो मैं प्लॉट में जाऊँ। ओके। मतलब बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में भी था कि मैं प्लॉट ही सुनना चाहूंगा आपसे। हाँ, वो चीज है, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक कंसर्न भी बेसिकली होता है। प्लॉट में एक अगर आप ऐड ऑन करो तो ये भी है ना कि आपका छत भी खुद अपना है और जमीन भी आपने। देखो, अब ये चीज ना मैं आपको बताता हूँ, रियल एस्टेट में अब ये चीज भी चेंज हो रही है। काफी लोग ऐसे मैंने देखे हैं क्लाइंट कि जिनका बड़े शहरों में अपना प्लॉट लेकर के खुद का घर है, लेकिन हमने देखा है उस सोसाइटी में, कई आपने वीडियो देखी होंगी कि पार्किंग को लेकर झगड़ा हो रहा है। पार्किंग भाई तूने मेरे घर के आगे सामने खड़ी कर दी है, थोड़ा आगे खड़ी करता। तो लोग बागों का या फिर concern- पाइपलाइन से वाटर फ्लो कर रहा हाँ, है तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो कंसर्न्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनको भी लोग बागों ने देखते हुए ये चीज स्टार्ट कर दी है कि भाई हम अब फ्लैट लेंगे जहाँ सिक्योरिटी हो, सारी एमिनिटीज हो, क्लब हाउस हो, सारी फैसिलिटीज मिले। अब उसका एक उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो उन चीजों को छोड़ के अपने घरों को वहां भी जा रहे हैं। ओके। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है आपकी कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह की है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से जाना है तो आप एक अच्छी लोकेशन, दोनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप फ्लैट ले, आप प्लॉट ले, लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो सिंपल एंड शॉर्ट आंसर, फिर आप प्लॉट की तरफ जाए, लोकेशन देखें और बाय करें। गो फॉर प्लॉट। और आगे के टाइम में जैसे सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए आई थिंक रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है आज के टाइम में। अगर आप प्लॉट लेकर छोड़ देते हो
एंड अगर आप 10 ईयर्स के बाद देखोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपका। रियल एस्टेट हमेशा से ही बेस्ट है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक कहावत है, जो कहावत रियल एस्टेट में, अगर आप उस कहावत को मैं नहीं मानता, अगर आपने वो कहावत रियल एस्टेट में अप्लाई करी तो आप 1-2 रुपए नहीं, आप करोड़ों का प्रॉफिट अपना खो सकते हैं। एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, दे रहा है दुरुस्त है। कि सुबह का भूला घर आ जाए शाम को तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं, अगर रियल एस्टेट में कोई मुझे चीज़, कोई बिल्डर, डीएलएफ कमिलियास का सबने सुना है, जो 190 करोड़ का फ्लैट बिका था, जब डीएलएफ कमिलियास लॉन्च हुआ था तब क्या कीमत थी, वही चीज़ आज के डेट में है। जो नोएडा के अंदर जिन चीज़ों को हम देखते हैं कि 2-3 करोड़ रुपए का ये फ्लैट है या 3 करोड़ रुपए का, भाई मैं तो नहीं ले पाऊंगा, जो लेने वाले लोग ले भी रहे हैं, राइट। लेकिन अगर वो आज 3 करोड़ रुपए का ले रहे हैं तो उन्हें ये पता है कि अब से 4-5-6 साल बाद इसकी कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए की है। फिर हम सोचते हैं कि यार बजट मेरा इतना था, काश मैंने पीछे ना खींच करके ले लिया होता। तो देर आए दुरुस्त आए में ना, आपके 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आज 8 करोड़ की है, 5 करोड़ का नुकसान देके जाती है। एंड 5 तो करोड़ रियल एस्टेट में देर दुरुस्त वाली कहानी कभी नहीं चलती, आप समझो। इसीलिए रियल एस्टेट एडवाइजर होते हैं। कोई अगर आपको एक एडवाइजर ऑथेंटिक और अच्छा मिल जाए, सच्चा मिल जाए, मेहनत करने वाला, मैं सच्ची बताता हूँ आपको, आप उससे खुल के बात करें, वो आप 3-4 साल उसके साथ जुड़े, वो आपकी चीज़ों को आपको प्रॉफिट भी करा के देगा, आपको घर भी अच्छा दिलाएगा, लोकेशन भी अच्छी दिलाएगा, जहाँ आप सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। इट्स डिपेंड योर सिचुएशन टोटली। ओके। अगर एक चीज़ चुननी होगी तो आई विल गो विद द प्लॉट थिंग, Okay. डेफिनेटली। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी लोगों के, बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है। ओके, रुद्र भाई टेल मी, अभी रिसेंटली यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बना है, तो टेल मी समथिंग अबाउट द एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट जिस भी लोकेलिटी में बनता है वहाँ पर आस पास के जितने भी लोकेलिटीज़ है, एम्यूनिटीज़ वगैरह चेंज हो जाती है। ओके, सो टेल मी अबाउट समथिंग जेवर एयरपोर्ट। बेसिकली मैं इस चीज़ को ना आपको एक रियल एस्टेट एडवाइज़र की तरह नहीं बताऊंगा, मैं एक इमोशन भी होगा मेरा उसमें फैक्टर, क्योंकि मैं जेवर से बिलोंग करता हूँ। ओके ओके ठीक है, ठीक मैं रहता ग्रेटर नोएडा लेकिन बिलोंग जेवर से करता हूँ। ओके। उस मेरा अपना यू क्षेत्र शुड है। बी प्राउड कि आपके एरिया हाँ, में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये प्राउड होता है। हम्म। आज की डेट में यही नहीं, कितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऑल दो इंडिया से बाहर के लोग हैं जो जेवर एयरपोर्ट का नाम लेते हैं, तो एक प्राउड फील होता है एग्जैक्ट। कि हाँ यार मैं वहाँ से हूँ। वो मेरा क्षेत्र है, वो मेरा एरिया है, मैंने उसको अपने सामने देखा है कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ पहुँची है। अब से पहले एयरपोर्ट तो जब यूपी के सीएम मायावती थे तब से है, लोगों ने इस पर ट्रस्ट भी नहीं किया था। जब योगी जी ने इस चीज़ की घोषणा करी थी कि हम जेवर एयरपोर्ट पे काम करेंगे और उससे हम सक्सेसफुल बनाएंगे, लोगों ने यकीन नहीं किया था। जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी, आज की डेट में प्लॉटों की वहाँ पे चीज़ें, रेंज, प्रॉपर्टी की कीमतें ऐसी हैं कि अगर किसी ने 4 साल पहले कोई भी प्रॉपर्टी 10,000 रुपये गज से ली या 20,000 रुपये गज से ली, आज की डेट में वो 4 गुना उनको प्रॉफिट देके दे गई है। ओके। अब बात करें अगर जेवर एयरपोर्ट की, तो ये कोई एक इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है। एशिया का एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट। हाँ, ओके। और पूरे वर्ल्ड का 5th। एयरपोर्ट ज्योग्राफिकली कैसे आसपास के लोकेलिटी को चेंज करता है? हाउ डज इट इम्पैक्ट? लोगों का सवाल ये है कि ठीक है, एक जेवर एयरपोर्ट का हुआ था कि जेवर एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट तो बन गया, अब क्या? एक एयरपोर्ट बनने से चेंज सिर्फ लोग बाग नहीं, जनरेशन चेंज हो जाती है आने वाली। कैसे? सबसे पहला चीज़ कि जिन ज़मीनों पे हम खेती करते थे, किसानों की हालत पूरे इंडिया में सब हर कोई जानता है। ठीक है, अब उस खेत की कीमत, मेरे एक खेत की कीमत 1 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल। ओके। अब कोई भी प्रोजेक्ट आता है, एयरपोर्ट आया, जो मेरी खेत की कीमत 1 लाख रुपए थी और जो खेती मुझे पूरे साल में, या तो आप बहुत बड़े किसान हो, लगभग के आप 200-250 बीघे जमीन है, तो खेती से आपकी चीज़ें बहुत सेटल है। लेकिन आप 10, 15, 20 बीघे वाले किसान हो तो खेती से चीज़ें पूरी नहीं पड़ती लोगों की। मैं ये चीज़ जानता हूँ, मैं भी किसान फैमिली से ही आता हूँ, ऐसा नहीं है, खेती हमारी भी है, चीज़ें जानते हैं। तो अब वो किसान मुश्किल से, एक 25 बीघे वाला किसान मुश्किल से पूरे साल में जाकर के 2-2.5 लाख रुपए का कमाता है। अब उसको आप मंथली में डिवाइड कर दो तो क्या है उसके हाथ में? घर चलाने के लिए कुछ नहीं आया। मेरी जमीन की कीमत 1 लाख रुपए बीघा थी फॉर एग्जाम्पल है। अब गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आने से उस जमीन की कीमत मेरी 10x 5x हो गई, यानी कि जो मेरा 1 लाख था मुझे 10 लाख रुपए मिल रहा है। मेरी 10 बीघे जमीन है, मेरा 1 करोड़ रुपया गया। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट जमीन जाने के साथ साथ आपको प्लॉट भी देती है।
जो आपने देखा होगा लिखा हुआ 7% कोटा, 6% कोटा प्लॉट, वो वाले कोटे के प्लॉट होते हैं जो गवर्नमेंट या अथॉरिटी आपसे जमीन लेती है, फिर आपको उस जमीन का मुआवजा भी देगी और उस जमीन की टोटल उसको निकाल करके रेडियस उसका हिस्सा निकाल करके उसका 7% आपको एक प्लॉट भी मिलेगा आपके रहने के लिए जो मिलता है। ठीक है, जेवर So, एयरपोर्ट एक नॉर्मल आदमी के लिए भी कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल हो बेनिफिशियरी है, बिल्कुल है बेनिफिशियरी। ओके और एयरपोर्ट आया, लोगों की जमीन गई, लोगों ने तरक्की करी। अब ये डिपेंड मेरे ऊपर करता है, अगर मेरे पास 4-5 करोड़ रुपए आया है Okay. तो मेरी समझ है कि मैं उसे कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे इन्वेस्ट करूं। या तो मैं सारा ही पैसा अपना ऐसे ही बिल्कुल अपनी शौक मौज में लगा दूं, तो वो मेरा 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, और फिर मैं कहने लगूं कि भाई इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, तो वो मेरी गलती है ना। 4-5 करोड़ रुपए अगर आपके पास आ जाए, अगर आप स्मार्ट डिसीजन लें, तो आपको बनाने के लिए काफ़ी है, वो बहुत है। बहुत है। एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट पे जॉब्स आई, लोगों को जॉब मिली। ऑल्दो लोगों की शिकायत ये भी है जेवर में कि हमारे बच्चों को जिनके खेती गई है कि नौकरी नहीं मिली है, बट कुछ को मिली भी है। किसको मिली भी है। तो इस चीज़ पे ना तो मैं उनके खिलाफ जाऊंगा कि ना मैं किसी एक चीज़ को सही दिखाऊंगा। जो रियल ग्राउंड लेवल पे चीज़ें वो मैं जानता हूँ अच्छे से राइट। जेवर की। ठीक है, अब हुआ क्या, आप ये चीज़ देखिए कि सिर्फ एयरपोर्ट के बनने से, अगर बात करूं मैं DND फ्लाईओवर से लेकर के ओके और जेवर तक, और जेवर से लेके मथुरा तक और वहां से आगरा तक, जो ये फ्यूचर होने वाला है आने 10 सालों में, ये मेरी चीज रिकॉर्ड करना हो ही रही है, इसको और भी अच्छे से चाहे लगाना, हाईलाइट करना, जो फ्यूचर इस रूट का होने वाला है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर एशिया कहीं नहीं होगा। ओके जेवर एयरपोर्ट के आने से और जो नोएडा में डेवलपमेंट होने वाली है, नोएडा का रियल एस्टेट आने वाले 5 से 10 सालों में चेंज हो जाएगा। आपको दुबई का फील देगा। Okay. और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, अभी अथॉरिटी का ऑफिस बना है नोएडा सेक्टर 96, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बना है। हाँ जी। पहले क्या था, अब सिंगल विंडो चीज हो गई है। सिंगल विंडो से इसका मेरा मतलब ये अथॉरिटी के ऑफिस बनने से कि जहां पर मुझे कमर्शियल, रेजिडेंशियल के लिए और चीज़ों के लिए अलग अलग सेक्टरों में जाना पड़ता था, अलग अलग ऑफिस थे, अब वो एक छत के नीचे सब कुछ मिल गया है। ओके ये सिर्फ एक बिल्डिंग का शिफ्ट होना नहीं है कि अलग अलग ऑफिस थे, बिल्डिंग शिफ्ट कर दी, एक जगह लेकर के आए, नहीं। ये चीज़ दिखाता है कि नोएडा अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रा के लिए रेडी है। अगर अली किसी जगह इन्वेस्ट करने जाए और अली देखे कि यार मुझे 4-5 लाइसेंस या 4-5 अप्रूवल्स लेने होंगे और उन अप्रूवल्स के लिए मुझे 10 जगह जाना पड़ेगा अलग अलग, तो कहीं ना कहीं अली का इन्वेस्टमेंट करने का मन 1% कम हो जाएगा, यार पहले वहां जाऊंगा फिर वहां जाऊंगा। लेकिन जब सेक्टर 96 में नोएडा अथॉरिटी का नया ऑफिस बना और सारी चीजें एक जगह आ गई, सारे गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी थे वो सब एक छत के नीचे बैठते हैं, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन और फास्ट हो गई, किसी के लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। बिल्कुल। कोई भी आम नागरिक जाए, किसी भी चीज को देखे, पता करे। और इस ऑफिस के बनने से, जो कि 390 करोड़ की लागत से बना है, कम नॉलेज है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। ओके और टॉपिक था 1 मिनट का ऐड करना चाहूंगा, जेवर एयरपोर्ट। सिर्फ जेवर एयरपोर्ट नहीं बना है, ये वो फ्यूचर है इस एरिया का, इस क्षेत्र का, और ऑल्दो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी, जो हमें बहुत ज्यादा अप स्किल पे लेकर के जाएगा, क्योंकि ये एक लॉजिस्टिक हब भी है, एक ये ट्रांसपोर्टेशन भी है। ये 50-50% डिवाइड हुआ है कि 50% इसमें पैसेंजर वाली गाड़ी चलेगी और 50% लॉजिस्टिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑल प्री प्लान्ड है। आई थिंक आपका ये स्टेटमेंट सुनने के बाद सारे लोग जेवर के आसपास प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी लोगों ने खरीद ली है, आप ये माने, लोगों को पता, आई डोंट नो कि किसी ने ये, बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, किसी ने बोली नहीं बोली, लेकिन आप यकीन मानेंगे जिस समय मायावती के टाइम पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने की बात थी कि जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, अखिलेश सरकार के टाइम पे भी बात रही, चीज़ें रहीं, जिस उस समय जिन लोगों ने प्लॉट लिए और जो अब मुआवजे मिलते हैं ना लोगों को, अगर जेवर में बन रहा है एयरपोर्ट, जेवर के आसपास के गाँवों में बन रहा है, तो बेसिकली वो ज़मीन उन गाँव के लोगों की होनी चाहिए और है भी, लेकिन 10 से 20% जो मुआवजा मिला है ना, वो बाहर के लोगों को भी मिला है, क्योंकि उन्होंने उस समय इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो वो जमीन गई है। आप ये सोचे कि हमारे क्षेत्र में कोई तरक्की हो और उस क्षेत्र में जो मुआवजा मिले, वो जमीन कोई और ले रखा हो पहले और वो मुआवजा उसे मिले, ओके तो ये तरक्की की बात है एक, कहीं ना कहीं। ठीक है, एयरपोर्ट बन गया, जॉब्स आई हैं, और एयरपोर्ट बनने से सिर्फ इंफ्रा, एरो सिटी,
बहुत चीज़ें। एयरपोर्ट से पहले फिल्म सिटी आई, ठीक है। फिल्म सिटी से अगर हम थोड़ा सा उधर चले जाएंगे, जहां पर बनने जा रहा है न्यू नोएडा, ओके, न्यू मास्टर प्लान ये क्या है? 2000, ये एक दादरी गाजियाबाद नोएडा इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, जो कि 2041 तक का प्लान है। 20-25 इसमें बुलंदशहर और नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के 80 गांव लिए गए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 21,000 हेक्टेयर जमीन। जिनके गांव लिए गए हैं, वहाँ जो लोकेलिटी में लोग रहते हैं, फिर उनका तो कंपनसेशन उनको दिया जाता इसको होगा। फेस में डिवाइड करा गया है, बिल्कुल। ओके, जिनके जमीन जाती है उनको जमीन का मुआवजा मिलता है, प्लस तो वो रेडी हो जाते हैं इजीली इस चीज़ के लिए। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका अमाउंट है, सपोज दैट जो भी उनका घर है, तो उससे कहीं ना कहीं तो ज़्यादा दिया जाता होगा उन्हें, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो वो हटेंगे। ऑब्वियस सी बात है। मुझे अगर मेरी किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो मैं बिल्कुल हाँ करूंगा उस चीज़ के लिए। फिर वो जाते कहाँ हैं? कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट का, जेवर एयरपोर्ट में जब मुआवजा लोगों को मिला तो आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग मीडिया में भी आए कि हमें जो चाह रहे थे उतना मुआवजा नहीं मिला है। नहीं मिला। हमेशा जब भी आपको तो गवर्नमेंट, सारे लोगों को मिल जाता है या सबको मिलता है, सबको मिलता है। सरकार के सामने अपनी बातचीत रखते हैं। क्यों, जब जेवर एयरपोर्ट में पहले मुआवजा लोग, जब सरकार ने अनाउंस किया था कि हम इतना रुपए मुआवजा पर स्क्वायर मीटर देंगे, ठीक है, फिर लोगों ने बात करी तो वो कुछ रुपए बढ़ा भी, ओके। ठीक है। सो रुद्र भाई, अभी मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। अभी जब कैमरा हमारा ऑफ हुआ था, सो यू आर टेलिंग अबाउट द इंटेंट कितना मैटर करता है इंसान के लाइफ में? पता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में आप बोलोगे बहुत हल्के लगेंगे, जब आप उन्हें हिंदी में बोलोगे तो बहुत भारी भारी लगेंगे। लगेंगे। इंटेंट को हम बोलते हैं नीयत। नियत। वर्ड है नीयत। किसी भी चीज़ को होने के लिए आपने देखा होगा, मैंने रियल एस्टेट फील्ड में देखा है कि सेम बिल्डर है, सेम इंसान है, उसके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, और उसका एक प्रोजेक्ट एक ही शहर के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा है, ठीक है। Okay. कि भाई या फिर अलग अलग बिल्डर है, आमने सामने है, एक की चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, एक की नहीं चल रही है, तो वहाँ खेल कहीं ना कहीं नीयत का आता है इंसान की। इंसान की नीयत किसी काम को करने में होगी ना, तो वो चीज़ देर सवेर जरूर होगी, लेकिन सक्सेस जरूर होती है। तो सबसे बड़ा खेल नीयत का है इंसान की। ये इंसान की चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए हमेशा, हर किसी इंसान के लिए, चाहे काम छोटा करने वाला हो चाहे बड़ा करने वाला हो। एक बार रोहित शेट्टी ने रणवीर सिंह को किसी शो में एक बात बोली थी कि जो इंसान ये सोचता है ना कि मुझे इस काम को करने के 800 रुपये मिल रहे हैं तो मैं 1000 का काम करके क्यों दूँ, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। आपको जितने रुपए मिल रहे हैं आप उससे अच्छा काम करके दो, तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें आगे कहीं ना कहीं अच्छी होंगी। आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, आपकी क्या गोल है, बट इफ़ योर इंटेंट इज़ नॉट क्लियर, नॉट, वो बन ही नहीं पाओगे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स ट्रू। If मैं you इस want- चीज से If you want to achieve anything in your life, so intent is the first part of this. मैं इस चीज़ पे डाई हार्ड बिलीव करता हूँ कि इंटेंट बहुत ज़्यादा इंसान के लाइफ में मैटर करता है, बिल्कुल। लिटरली। और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर सामने वाला कोई भी इंसान है, अगर उसका इंटेंट क्लियर है, अब कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में इतनी सारी एक्सपीरियंसेस होती है तो कहीं ना कहीं आप समझते हो कि सामने वाले का इंटेंट क्या है। एंड इफ़ यू नो कि सामने वाला का इंटेंट क्लियर है, ओके, जेन्युइन है वो इंसान, तो वो चीज़ें सक्सीड होने में उसके लाइफ में बहुत ईजी हो जाती है। एंड उसे नहीं पता कैसी होती है, वो कैसे ग्रो करता है, बट जस्ट बिकॉज उसका इंटेंट क्लियर है, ऊपर वाला फिर उसे उसका साथ देता है उस चीज़ों में। सो दैट्स ट्रू, इंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो गाइज, वी वर टॉकिंग अबाउट द जेवर एयरपोर्ट, सो लेट्स कंटिन्यू। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, हमारा जो भी बीच में कट हो रहा, द मेन प्रॉब्लम इज़ माई हेल्थ इशू, क्योंकि मुझे स्लिप डिस्क हुआ था। फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर आई वॉज सफरिंग फ्रॉम द बैक इंजरी, तो डॉक्टर्स ने मुझे लॉन्ग सिटिंग के लिए अवॉइड किया, इसलिए मुझे आफ्टर 25 मिनट 30 मिनट मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा। सो आई होप आप ये चीज़ें थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, एंड थैंक्स टू रुद्र भाई, ये सबसे ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। जेवर एयरपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। जेवर एयरपोर्ट अब सब जान चुके हैं कि अब चालू हो चुका है। इस समय फेज फर्स्ट उसका कंप्लीट हो चुका है और जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं बैक एंड पे, फ्लाइट्स वगैरह टेक ऑफ सब कुछ हो चुका है। अब जेवर एयरपोर्ट के आसपास वीवो का प्लांट ऑलरेडी आ चुका है, कोरियन सिटी आने वाली है, जापानीज सिटी आने वाली है। जापानीज सिटी सेक्टर 5A में, कोरियन सिटी सेक्टर 5B या 6A में, उसमें से एक है, ठीक है। दूसरी चीज़, न्यू नोएडा बन रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था, बुलंदशहर ग्रेटर नोएडा के आसपास एक एरिया वो डेवलप हो रहा है, एक जेवर एयरपोर्ट, और इसके आसपास जो चीज़ें होने वाली हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आ रहा है बहुत जल्दी नोएडा के अंदर,
ऑन हाईवे यमुना एक्सप्रेस वे पर। यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा का अथॉरिटी का ऑफिस खुल चुका है। यमुना एक्सप्रेस वे ही आपको फिल्म सिटी का रास्ता मिलेगा, वहीं से आपको जेवर एयरपोर्ट का रास्ता मिलेगा। तो एयरपोर्ट एक डेफिनेशन चेंज होने वाली है नोएडा की, गौतम बुद्ध नगर की, इंडिया के रियल एस्टेट फील्ड की डेफिनेशन चेंज होने वाली है बिल्कुल। जो बड़े बड़े बिल्डर्स, अभी मैं आपको बता दूं कि गुड़गांव में तो बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, नोएडा के अंदर ऑलरेडी बिल्डर्स बहुत बड़े बड़े आ चुके हैं। जेपी ग्रुप की जो जमीन थी वो ऑलरेडी अडानी को अलॉट हो चुकी है। ओके, ठीक है, एक प्रोजेक्ट और था सेक्टर 150 में जिसको एस ले चुका है। ठीक है, दूसरा बहुत जल्दी नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट में डीएलएफ एंटर करने वाला है। ओके, और एक मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी सुनने में आई हैं कि लोधा ग्रुप भी नोएडा के अंदर आने वाला है। मतलब अगर हम सिंप्लीफाई वे में देखें तो आने वाले 15 से 20 साल में नोएडा विल बी वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। 15-20 साल तो अब बहुत चले गए। आप अपने ही सामने 5 से 10 साल के अंदर नोएडा को दुबई से कंपेयर कर सकते हैं। और जितना भी पैसा लोग बाग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर एक होल्ड लगेगी, कहीं ना कहीं लोग बागों का पैसा अपनी ही कंट्री में ही रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, और प्रीवियसली हमने देखा भी कि आज से 20 साल पहले नोएडा क्या था और आज क्या, एंड सेम मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई स्पीड से और आने वाले 10-20 साल में वो ग्रो करेगा। अली मैं आपको बताने बैठूँ ना तो हमारा ये पॉडकास्ट 1-1.5 घंटा क्या एक दिन कम पड़ जाएगा। सर हमारा बैटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नहीं, हमारा एक दिन कम पड़ जाएगा। हाँ, इतनी चीज़ें हैं कुछ रियल एस्टेट के अंदर जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ। 2-4 लोग हैं, चिराग भाई हैं, आदेश भाई हैं। ठीक है, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं इन लोगों से, जैसे आप भी सीखते होंगे किसी से। तो मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ। मुझे पता है मैं रियल एस्टेट को सिर्फ एक इनकम के प्रोस्पेक्टिव से नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक इंटेंट है, मेरी एक नीयत है कि मुझे ये चीज़ करना है कि जब मैं किसी को अपने थ्रू एक घर दिलाऊं तो मैं एक ऐसा ट्रस्ट बनाऊं कि वो इंसान अगर उसके मन में कभी भी इन्वेस्ट करने का आए तो आपके रात को सपना भी आए तो उसे फिर मेरे नाम का आए ओके कि किससे प्रॉपर्टी बाय करनी है, रुद्र के थ्रू। सो रुद्र भाई, थोड़ा सा रियल एस्टेट बिजनेस से हट के मैं कुछ और क्वेश्चंस था मेरे माइंड में। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फादर। अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ आपके फादर के साथ, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। कोई नहीं। मतलब मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मैं एक अच्छी फैमिली से, एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हूँ पीछे से। सो मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। सो वो एक कहावत का एक चीज़ है कि एक मर्द, एक इंसान 2 चीज़ें कभी नहीं भूलता। एक जब उसकी औलाद पैदा होती है और एक जब उसके माँ बाप चले जाते हैं। तो 29 सितंबर 28 सितंबर का रात को मेरी 12 बजे उनसे बात हुई और 29 सितंबर सुबह 5-5:30 बजे मम्मी का फ़ोन आया, 5:30 बजे आया। और वो जो वर्ड थे मैं अब तक नहीं भूल पाया, अब तक जहन में रहते हैं। और मुझे नहीं पता फिर वो चीज़ सुनने के बाद मैं नोएडा से मेरठ कैसे मैंने गाड़ी चलाई, कैसे मैं वहाँ पहुँचा। मैं अपने फादर के बहुत क्लोज था, सभी होते हैं, मैं बहुत क्लोज था अपने फादर के हर तरह से। सो दैट अब तक एक भी दिन या समय ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैं उनको मतलब ना याद करता हूँ मैं हॉनेस्टली। कि देखो मैं ये मानता हूँ कि भगवान या ऊपर जो भी कोई पावर है वो किसी ने नहीं देखी होती कभी। राइट, माँ बाप के रूप में हम उनको देखते हैं। एक इंसान का चले जाना, दुख तो जाने का, एक घर से कोई अगर जानवर भी वो चला जाए उसका होता है, और एक ऐसा इंसान जो आपके लिए सब कुछ है। हम साया माय फादर, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे लिए सब कुछ थे यार, सब कुछ। कहीं ना कहीं मैं अपनी मॉम से ज़्यादा अपने फादर के साथ कनेक्ट था। मॉम के साथ भी हूँ लेकिन उनसे थोड़ा अगर ज़्यादा कहूँ तो मैं उनके साथ था, क्योंकि वो दुख ऐसा होता है कि जब आप उनकी अंतिम क्रिया के लिए
उनकी बॉडी को आप अपने कंधों पे लेकर के चलते हैं हम्म, अंतिम संस्कार के लिए, और अपने हाथ से वो उनको अग्नि देना, है ना, 5 तत्वों में उनको विलीन कर देना। क्या प्रोफेशन था आपके फादर मेरे पुलिस में थे, ही इज इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस। ओके। हाँ, बेसिकली पीएससी में थे, पोस्टेड मेरठ में। और ये इंसिडेंट हुआ कैसे था, लाइक? हाँ, सडन हार्ट फेल। मेरे फादर की एज 57 थी, कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं थी। देन सडन हार्ट फेल हुआ सुबह 5:30 बजे। 7 बजे उनको ड्यूटी जाना था, ड्यूटी जाने के लिए वो रेडी वेडी होना शुरू हुए थे। सो वो नहाने के लिए जा रहे थे। देन वॉशरूम तक, बाथरूम तक पहुँचे नहीं थे, उससे पहले ही पीछे गिरे और ऑन द स्पॉट। और 10-20 सेकंड मम्मी से बात करी, उनको बोला कि उठ जाओ, तो उन्होंने बोला कि मैं अब नहीं उठ पाऊँगा, कि तू ख्याल रख अपना। कोई नहीं रुद्र भाई, आई कैन फील एंड आई होप कि आज जो भी जगह पर वो हैं, ऊपर वाला उन्हें बेहतर से बेहतर जगह रखे। एंड आई कैन फील इट जब इंसान मैं आज जो भी हूँ ना, जहाँ भी हूँ, मैं सब अपने फादर की बदौलत। मैंने अपने पास्ट में बिजनेस भी ट्राई किए 2-3 बार, मुझे लॉस भी बहुत हुआ। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एक थोड़ी ठीक फैमिली या वैसे बिलोंग नहीं करता तो शायद मुझे बहुत समय लगता उन चीज़ों से बाहर आने में। तो मेरे फादर, मेरे भाई, मेरे मॉम, मेरी सिस्टर, सबका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। और मेरे यही नहीं, मेरे चाचा ताऊ जो सब है, फैमिली हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली, सबका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा। और एक इंसान मेरी लाइफ में आया, इसका मुझे स्पेशली बहुत सपोर्ट है, माई वाइफ। Okay. टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मैं यहाँ थोड़ा सेल्फिश हो जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ इंसान हर किसी को मिले। ये थोड़ा बोलना ठीक नहीं है, बट ऑनेस्टली यार, Okay. मेरे अंदर उसने चीज़ें बहुत करी हैं, बहुत। और मैं उसकी चीज़ों को इतना प्रायोरिटाइज करता हूँ कि हाँ, उसने बोला तो ठीक है भाई, ये इसका पॉइंट है, ये इसका एक प्रोस्पेक्टिव है, मैं उसको बिल्कुल रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाता। जब हम फैमिली में होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, तो बहुत चीज़ें बोली जाती हैं कि यार ये भी समझाओ, वो समझाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं उस हमेशा बोलता हूँ कि तू चिल बैठ, अपना काम कर। कोई पूछे कि क्यों, क्या, कैसे, बोल दे कि जी मेरे हस्बैंड से बात कर लो, उन्होंने मना कराई है किया। तो अल्टीमेट यार, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई थ्रू आउट द चाइल्डहुड, पहले आपने स्ट्रगल किया, फिर आप रियल स्टेट में, एंड सडनली व्हाट हैपेंड टू योर फादर वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। सो हमें उस चीज़ से ना मूव ऑन भी करना पड़ता है, ये लाइफ है, राइट, उसके साथ भी चलना पड़ेगा और उससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। बट द गुड थिंग अबाउट यू इज कि आपको वाइफ अच्छी मिली। सो अरे अगर भगवान ने मैंने कुछ अच्छे चीज़ें जो करी, जो एक हमारे कर्म होते हैं, तो उसके बदले में अगर मुझे कुछ दिया तो मेरा लाइफ पार्टनर दिया मुझे। दैट्स Honestly. वेरी गुड। आई लव हर। नो, एक्चुअली बहुत लकी हो आप, एंड आपकी वाइफ भी बहुत लकी है कि उन्हें आप जैसा हस्बैंड मिला। एंड जब ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं लाइफ में, तो ऑब्वियसली लाइफ और ज़्यादा रंगीन हो जाती है, आई कैन से। मैं आपको सच्ची बताऊं, अभी हम देखते हैं कि बहुत से इंसिडेंट सुनने में आते हैं कि ये उसने उसको धक्का दे दिया, ये हो गया, ठीक है, ये चल रहा है। तो अच्छा, reels भी मेरा बहुत- क्वेश्चन आपसे, ये सारी न्यूज़ सुनकर आपके मन में कुछ ऐसे डर आता है? नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में ना, डिपेंड करता है। मैं एक, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो आप क्या देंगे ताकि वो स्मूथ चले, ये चले। पहली बात ना, आप हस्बैंड वाइफ की तरह रहना बंद कर दो, आप एक दोस्त की तरह रहो, बिल्कुल चिल। कोई इंसान अपनी सब चीज छोड़ के आपके साथ आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, आपके घर में 5 लोग 6 लोग हैं, आप लोग एक माइंड सेट के, क्योंकि आप सब लोग साथ पले बड़े हो, पैदा हुए, सब कुछ है। राइट। वो इंसान अपना माइंड सेट लेकर के आपके यहाँ आ रहा है, तो हम उससे ये उम्मीद नहीं लगाएंगे कि भाई तू चेंज हो हमारे लिए। हम उसे कंफर्टेबल करेंगे कि हम तेरे लिए चेंज हो रहे हैं। ट्रू। और दोस्त की तरह रहो, बता भी तुझे क्या दिक्कत है, हर दिन 5-10 मिनट निकालो, उसके साथ बैठो, पूछो उससे क्या चल रहा है, बता। देखो, नोक झोंक बातें हर फैमिली में होती हैं, बहुत 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 रिच भी सही, गरीब भी सही, कुछ भी सही, बट डिपेंड करता है कि हम कैसे टैकल कर रहे हैं। कैसे tackle बीइंग अ हस्बैंड,
आपको अगर अपनी चीज़ों को स्मूथ रखना है, हम बहुत से लोग इस चीज़ से जूझते हैं कहीं ना कहीं कि यार घर में झगड़ा चल रहा है, फादर मदर माँ बाप फैमिली ये कह रहे हैं, वाइफ ये कह रही है, क्या सुनूं क्या ना सुनूं, उस चीज़ में आकर के गलत स्टेप ले लेते हैं, दारू पीना शुरू कर देंगे नहीं यार, बहुत सिंपल चीज़ है, आप उसे टाइम दो, बता बात क्या है,